बच्चों, ये जो 13 फरवरी का नंबर 13 है ना, वो आपके लिए इस बार अनलकी ना हो जाए, तो इसलिए अंग्रेजी में भाई साहब ग्रामर की तैयारी तगड़ी कर लो। ये तो फ्री के मार्क्स हैं, अगर आपने एग्जाम में गवा देने तो फिर भाई साहब आपकी हेल्प कोई नहीं कर सकता। हाथ पे गिनने लायक दिन भी नहीं बचे हैं, हाथ पर गिनने लायक, और इतनी सरल चीजें हैं, बस जरा सी मेहनत और काम खत्म। इस सब के आगे कुछ भी नहीं आना, और अगर इतना भी नहीं कर पाए तो फिर भगवान बचाए भाई। हेलो बच्चों, मेरा नाम है आकाश और आपका स्वागत है रिविहान में, जहां आपको मिलते हैं पर्सनलाइज्ड और इंटरेक्टिव वीडियो लेक्चर्स, जिनसे आपके बोर्ड एग्जाम की तैयारी हो जाती है बेहद सरल। तो क्या हाल है मेरे राजस्थान बोर्ड के शेरों, क्या आप सभी तैयार हैं इंग्लिश के लिए? क्योंकि हमें आ रही है ढेर सारी कंप्लेन कि सर को एक ऐसा वीडियो अगर मिल जाता जिससे बस एग्जाम के जो ये कुछ एक दिन बचे हैं इनमें हमारी सारी समस्याओं का हल हो जाता। तो बच्चों तैयार हो जाइए, क्योंकि मैं आपके लिए ले आया हूं एक ऐसा वीडियो, वन शॉट, एक बार में आपकी सारी समस्याओं का हल हो जाएगा। और आज हम बात करने वाले हैं एक सबसे ज्यादा जहां फंसते हो भैया, वो वाला सेक्शन कौन सा है हमारा? ग्रामर का सेक्शन। 8 मार्क्स की बात है भाई साहब, 8 मार्क्स की बात है। और मैं बता दूं, बिल्कुल भी सरल नहीं है ये 8 मार्क्स, लेकिन अगर थोड़ी सी मेहनत और थोड़ी सी टिप्स एंड ट्रिक्स, मतलब थोड़ा स्मार्ट वर्क किया जाए, तो ये काम बहुत सरल हो सकता है। और हमें उसे वैसे ही करना है, क्योंकि एग्जाम में उतना समय नहीं मिलता है। अगर एक एक मार्क्स पे हमने बहुत ज्यादा समय जाया किया तो क्या होगा? एग्जाम में हमारी हो जाएगी भाई साहब टाए टाए फिश। तो आइए सबसे पहले चलते हैं भाई साहब, समझ लेते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं, किस तरीके से पढ़ने वाले हैं, और हमारा अप्रोच क्या होने वाला है। तो सबसे पहले चलते हैं हमारी पहली स्लाइड पे, जो हमें बताएगी कि आज हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सिर्फ इतना ही है, दिखने में बस ये 4 टॉपिक ही हैं। क्या ये 4 टॉपिक ही हैं? इससे ज्यादा तो कुछ है नहीं। सही बात बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? ये 4 टॉपिक में बात खत्म हो जानी चाहिए। और भाई साहब मैं साथ में PYQs भी लाया हूं, ताकि हम समझ सके कि क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे जाते हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि बच्चे समझ तो लेते हैं, जैसे गणित का सवाल होता है क्लास में सॉल्व हो जाता है, लेकिन अगर वहीं पेपर में अगर वैल्यूज बस चेंज हो जाएं, या फिर जरा सा क्वेश्चन इधर उधर से पूछ लिया जाए, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और बना बनाया सवाल, बना बनाया अपना आंसर, उस पर मार्क्स खो के चले आते हैं। तो इस बार हमें ये गलती नहीं करनी। और मैं एक बात मानता हूं, ग्रामर भी जो है भाई साहब, वो क्या है? वो लैंग्वेज का, वो भाषा का गणित होता है। तो हम उसको उसी तरीके से अप्रोच करेंगे। हम कंजंक्शंस पढ़ेंगे, हम फ्रेजल वर्ब्स पढ़ेंगे। भाई साहब ये तो फ्री के मार्क्स हैं, मैं बता रहा हूं, ये फ्री मार्क्स हैं। अगर कोई बच्चा भाई साहब दिल से लग जाए इसको सॉल्व करने में और दिल से इसको पढ़ ले, तो ये तो फ्री के मार्क्स हैं, जो आपको बिल्कुल ही नहीं खोने हैं। फिर हमारा आता है सिंथेसिस, बिल्कुल कोई अंतर नहीं। पता एक कमाल की बात जो मैं बताऊं, इन सब में ये सब कनेक्टेड है। फ्रेजल वर्ब अगर हम हटा दें तो ये कनेक्टेड है। अब कनेक्टेड कैसे है ये मैं आपको आगे वीडियो में बताऊंगा। पहले हम समझ लेते हैं कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बहुत सिंपल है भाई साहब। कैसा है? कंजंक्शन के 2 क्वेश्चन, फ्रेजल वर्ब के 2 क्वेश्चन, सिंथेसिस के 2 क्वेश्चन, कंडीशन सेंडिंग के 2 क्वेश्चन, टोटल आपके 8 मार्क्स हैं। हाँ, किन्हीं किन्हीं पेपर में कई सालों में ऐसा भी हुआ है जहां पे आपको 3 पूछ लिए कहो फ्रेजल वर्ब में। कितने पूछ लिए? 3 पूछ लिए, पर वो तो आपके लिए अच्छी है। 8 मार्क्स है, बहुत इजीली समझना है हमें, बहुत स्मार्ट वर्क करना है और जल्दी से, क्योंकि मुझे पता है इतना वक्त नहीं है कि फुल ऑन समझा जाए। पर मैं आपको एक बात बता दूं, ये वीडियो उनके लिए बहुत कारगर साबित होने वाला है जो अपनी बाकी पूरी तैयारी करके रखे हुए हैं, लेकिन कहीं कहीं जगह मात खाते हैं। उनके लिए तो एक कमाल की बात है ही, उसके साथ ही उनके लिए भी जिन्होंने कोई भी तैयारी नहीं की है ग्रामर की, मैं उनको यकीन दिलाता हूं कि ये एक वीडियो आपकी सारी समस्याओं का हल कर देगा भाई साहब। ठीक है भाई साहब, चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। कंजंक्शन। कंजंक्शन क्या होता है? कंजंक्शन होता है भाई साहब जोड़ पैदा करने वाला एक शब्द, एक ऐसा शब्द एक फ्रेज में फॉर्म में जो आपके 2 सेंटेंसेस को जोड़ देता है। अ वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कैसे होते हैं? नीदर नॉर, ईदर और। अब ये क्या हो गए? ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हो गए। ये किस में आते हैं? हमारे कोरिलेटिव कंजंक्शन में। वो आगे हम ढेर सारा पढ़ेंगे। अब जैसे जाहिर सी बात है, पिंटू एंड संतोष आर गुड फ्रेंड्स। पिंटू एंड संतोष आर गुड फ्रेंड्स। अब इतनी बात तो भाई जाहिर सी बात है। अब इसको क्या जोड़ रहा है? पिंटू और संतोष को क्या जोड़ रहा है भाई साहब? यहां पे जोड़ रहा है एंड। अच्छा, साथ साथ वर्ब पे भी ध्यान देना है। अब वर्ब क्या है यहां पे? यहां पे आप कह रहे हो सर वर्ब तो रन, जंप, ये सब होती है बच्चों, वो होती है मेन वर्ब। जो ये होती है ना, रन, जंप और किसी भी प्रकार की जो बड़ी एक्टिविटी, उनको हम बोल सकते हैं मेन वर्ब। क्या बोलते हैं? मेन वर्ब। लेकिन
क्या बोलते हैं वर्ब को, क्या बोलते हैं वर्ब में डेफिनेशन पूरी क्या है, वर्ब इज ए एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, स्टेट ऑफ बीइंग माने अवस्था, स्टेट ऑफ बीइंग माने अवस्था, उसको मैं यहां पे लिख रहा हूं स्टेट ऑफ बीइंग। तो अवस्था भी बताते हैं, तो जैसे यहां पे लिखा है स्टेट ऑफ बीइंग, अब इसमें क्या लिखा है इज आर, अब ये कैसे है, क्योंकि ये यहां पे क्या है, यहां पे इनको स्टेट ऑफ बीइंग बोलते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं भाई साहब, लिंकिंग वर्ब बोल देते हैं, क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। तो ये भी एक प्रकार की वर्ब है। ये क्या बताती है भाई साहब, ये बताती है स्टेट ऑफ बीइंग। अब क्या है, संतोष और पिंटू गुड फ्रेंड्स है, तो ये तो उनकी स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है कि अच्छे दोस्त हैं, तो यहां पे हमारी वर्ब क्या है, आर है। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट भी बहुत मायने रखता है। देखिए मैं आपको ढेर सारी चीजें एक साथ यहां पे बताऊंगा, तो हर सवाल पे आप बार बार एक चीज, एक कॉन्सेप्ट को समझोगे कि अच्छा ये पे यहां पे ये भी यूज हो रहा है, वो भी यूज हो रहा है, तो उससे क्या होगा, आपका माइंड और बेहतर तरीके से कॉन्सेप्ट्स को समझेगा। तो पिंटू एंड, अब एंड लगा है तो ये क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जब भी एंड आता है भाई साहब, जब भी एंड आ जाए तो जो हमारी लिंकिंग वर्ब होगी, जो हमारी वर्ब होगी, वो सब्जेक्ट क्या होगा, अब सब्जेक्ट ये है ना, ये क्या है, ये सब्जेक्ट है, तो ये वर्ब हमारी क्या हो गई, ये वर्ब भी हमारी कैसे रिएक्ट करेगी, ये जो हमारी वर्ब है ये भी प्लूरल की तरह ही रिएक्ट करेगी। ठीक, कैसे रिएक्ट करेगी, प्लूरल की तरह ही रिएक्ट करेगी। अब चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट स्लाइड में क्या, यूज ऑफ एंड बताना है। मुझे पता है एंड सबसे सरल लगता है आपको, आपको लग रहा है आप वक्त जाहिर कर रहे हो सर हमारा, लेकिन बच्चों ज्यादा समय नहीं गुजारूंगा, पर एक बार समझ लिया तो हमेशा के लिए फ्री हो गए, और जितनी बार पढ़ोगे कॉन्सेप्ट को और बेहतर ही होता है। ठीक है, रूल क्या है, ज्वाइन टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स यूजिंग एंड। अब क्या, दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स को कैसे जोड़ देता है भाई साहब, एंड लगा के। अब दो डिफरेंट सब्जेक्ट, जैसे वहां पे पिंटू और संतोष थे, सीमा और रीमा हो सकते हैं, टीना और सबिता, कुछ भी हो सकता है। द वर्ब अग्रीज विद द प्लूरल सब्जेक्ट, है ना। अब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट क्यों लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है, अब जैसे आपको एग्जाम में कैसे आता है, मोहन इज अ स्टूडेंट, सोहन इज अ स्टूडेंट, कौन, मोहन इज अ स्टूडेंट, सोहन इज अ स्टूडेंट। अब देखिए इसमें ये दोनों तो सिमिलर है यार, तो इन दोनों को भूल जाओ, जो सिमिलर स्ट्रक्चर है ना उसको एक सेकंड के लिए भूल जाओ। अब यहाँ पे दो डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं, क्या है, दो डिफरेंट, देखो यहाँ पे टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स की बात हो रही है। टू डिफरेंट सब्जेक्ट्स हमारे कौन से हैं, वन हमारा मोहन हो गया, टू हमारा सोहन हो गया। तो भाई साहब इन दोनों को उठाया और एंड से जोड़ दिया। अब मोहन एंड सोहन तो जोड़ दिया, अब क्या लिख देंगे, इज अ स्टूडेंट लिख देंगे, इज अ स्टूडेंट लिख देंगे, नहीं लिखेंगे, क्योंकि अब क्या हो गया भाई साहब, ये बात हो गई है प्लूरल की, यहां पे दिया भी हुआ है द वर्ब अग्रीज विद द प्लूरल सब्जेक्ट, तो यहां पे सीधे से जाके आर लगा देंगे, क्योंकि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं, क्या, सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये गलत होगा तो आपका ओवरऑल सेंटेंस भी गलत, ये आपकी मदद करेगा। देखिए आपके राइटिंग सेक्शन में भी आपको अल्टीमेटली बनाने तो सेंटेंसेस ही है, तो ये रूल्स वहां पे भी आपकी मदद करेंगे। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब इसमें टाइप 2 आ रहा है, यूज ऑफ एंड में ही, ठीक है। अब बताइए भाई साहब, अगर सेम सब्जेक्ट हो, क्या हो, अगर सेम सब्जेक्ट हो, अब यहां पे क्या लिखा हुआ है, सब्जेक्ट्स आर द सेम, रिमूव द सेकंड सब्जेक्ट एंड यूज एंड, रिमूव द सेकंड सब्जेक्ट एंड यूज एंड। अब समझना, पहली बात सब्जेक्ट की नहीं है, बात यह कि सेंटेंस का स्ट्रक्चर फिर से पकड़ लेते हैं। शी और शी यहां पे सेम है, लेकिन बाकी का जो प्रीडिकेट है, प्रीडिकेट का सब्जेक्ट के अलावा जो आपका सेंटेंस, उसको क्या बोलते हैं, प्रीडिकेट बोलते हैं ना। तो क्या है, जैसे प्रिपेयर टी है और टुक इट विथ मी है। अब आप इनको देखोगे ये लगभग सेम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, ये अलग है, ये अलग है। तो अब इसको कैसे जोड़ेंगे, शी प्रिपेयर टी एंड टुक इट विथ मी, शी प्रिपेयर टी एंड टुक इट विथ मी। और सिंपली मैं आपको एक बात बताऊं, ढेर सारा गणित अगर आपको इसका पढ़ना है तो अलग से भी लेक्चर्स हैं, उनमें जाके पढ़ा जा सकता है एक एक चीज। लेकिन अभी एग्जाम की जो डेट है भाई साहब, वो बहुत ही नजदीक है, तो अभी आपको जल्द से जल्द टिप्स एंड ट्रिक्स के तरीकों से ही समझना सबसे ज्यादा वाजिब है, सबसे ज्यादा भाई साहब स्मार्ट तरीका है, ठीक है। तो हम इसको वैसे ही समझेंगे। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट स्लाइड हमें क्या बोल रही है, यूज ऑफ एज वेल एज, क्या बोल रही है, यूज ऑफ एज वेल एज। अब इसमें क्या रूल है, वर्ब एग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट, वर्ब अग्रीज विद द फर्स्ट सब्जेक्ट। अब देखना, आई एम एब्सेंट, ज्योति इज एब्सेंट, आई एम एब्सेंट, ज्योति इज एब्सेंट। तो इसमें वर्ब किससे एग्री करेगी भाई साहब, पहले सब्जेक्ट से एग्री करेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हमारा ये हो गया, ये कठिन भी है अभी देखना। तो अब सिंपली कुछ नहीं करना है, अपन ने आई उठाया, कॉमा लगाया,
एज वेल एज ज्योति लिखा, एज वेल एज ज्योति लिख दी। अब इसमें एक बात समझना आप लोग, आई एम एब्सेंट, ज्योति इज एब्सेंट, दोनों लिखा हुआ है, ठीक है। तो दोनों की बात तो सेम है। एज वेल एज का मतलब भी होता है मैं साथ ही साथ, मेरी तरह ही। एज वेल एज मतलब सेम सिचुएशन के लिए होता है एज वेल एज, मतलब कि मेरी तरह ही या मेरे साथ ही। तो यहां पे आई, मैं तो एब्सेंट हूं ही, तो ज्योति भी एब्सेंट है। तो बस क्या, आपको बस अपने सब्जेक्ट्स उठाने हैं। आई कॉमा लगाया, एज वेल एज, यहां से भी सब्जेक्ट उठा लिया, ठीक है। और फिर क्या, दोनों की चीजें सेम है, दोनों सेम ही कार्य कर रहे हैं। तो फिर बाकी का जो अपना फर्स्ट सब्जेक्ट का पार्ट है वो आपको यहां पे उतार देना है। उतार दिया तो क्या हो गया, आई एज वेल एज ज्योति एम एब्सेंट। अब लग रहा होगा गलत, लेकिन भाई साहब इसमें मिलेंगे आपको फुल मार्क्स। अब आ जाते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, नॉट ओनली बट ऑल्सो। नॉट ओनली बट ऑल्सो, अब देखना बड़ा कमाल का सेंटेंस है। स्टार्ट विथ नॉट ओनली इफ सब्जेक्ट्स डिफर, वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट आफ्टर बट ऑल्सो। अब देखना ये रूल है, ये रूल है, मैं आपको यहां पे भी समझाऊंगा, लेकिन ये क्या लिखा हुआ है, वर्ब फॉलोज द सब्जेक्ट आफ्टर बट ऑल्सो के बाद जो भी आप सेंटेंस यूज करोगे वर्ब उसको फॉलो करेगी, ठीक है। तो अब यहां पे लिखा हुआ है द बॉयज आर मेकिंग अ नॉइज, द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइज। मतलब कितना खराब क्लास होगा कि लड़के तो शोर मचा ही रहे हैं, मॉनिटर भी शोर मचा रहा है। तो आपकी ये तो भाई साहब फर्स्ट सेंटेंस हो गया, ये आपका सेंटेंस 1 है, ये सेंटेंस 2 है, ठीक है। अब एक कमाल की चीज करेंगे अभी अपन यहां पे, देखते रहिएगा। अब इसमें क्या लिखा है, नॉट ओनली द बॉयज। अब इसमें देखना ये इतना पार्ट दोनों में सेम है क्या, आर मेकिंग नॉइज और इज मेकिंग। हाँ देखो वर्ब अलग है, वर्ब अलग है, इज मेकिंग मतलब इज, यहां पे इज है, यहां पे आर लगा हुआ है, लेकिन क्योंकि वो सब्जेक्ट से एग्री कर रही है। अगर इस सेंटेंस को अकेले देखो तो ऐसे ही लिखोगे ना, द बॉयज आर मेकिंग नॉइज। इसमें अगर मॉनिटर तो एक ही होता है, द मॉनिटर इज मेकिंग नॉइज, है ना, मॉनिटर इज मेकिंग नॉइज, ठीक है, द मॉनिटर इज मेकिंग नॉइज। लेकिन अब इन दोनों को जोड़ना है तो क्या करेंगे, तो हम ये बोल रहे हैं कि नॉट ओनली, ना कि सिर्फ लड़के, बट ऑल्सो, ना कि सिर्फ लड़के। आप देखिए पहले नॉट ओनली लिया, और भाई साहब हमने फिर क्या ले लिया, सब्जेक्ट 1 ले लिया। पहले हमने नॉट ओनली लिया, पहले हमने क्या लिया, पहले हमने लिया नॉट ओनली, फिर हमने ले लिया, फिर हमने सब्जेक्ट जो लिया वो हमने कौन सा ले लिया, 1 ले लिया, सब्जेक्ट हमने 1 ले लिया। अब ये सब्जेक्ट 1 है, ये कौन सा है, ये है सब्जेक्ट 2 है, ठीक है, ये सब्जेक्ट 2 है। तो अब सिंपली जब भी आप नॉट ओनली सॉल्व करोगे और इस तरीके से सेंटेंस आएगा, पहले आपने नॉट ओनली लगाना है, फिर अपना सब्जेक्ट 1 डालना है, सब्जेक्ट 1 डाल दिया, फिर तुरंत आ जाएगा आपका बट ऑल्सो। क्या आ जाएगा आपका, बट ऑल्सो आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा, द मॉनिटर। फिर बाकी का पूरा सेंटेंस लिख दो, सब्जेक्ट 2 का पूरा सेंटेंस लिख दो, ठीक है, द बॉयज बट ऑल्सो द मॉनिटर इज मेकिंग अ नॉइज। अच्छा एक सेकंड के लिए ये सोचो कि अगर भाई साहब ये जो अपना है क्या कहते हैं इसको, ये सेंटेंस 1 होता और ये सेंटेंस 2 होता, ये सेंटेंस 1 ये सेंटेंस 2, तो क्या करते हैं, एक सेकंड के लिए इसको कैसे कर लेते हैं, नॉट ओनली, नॉट ओनली, ठीक है, नॉट ओनली। अब ये सेंटेंस 1 है, ठीक है, एक सेकंड के लिए सोच रहे हैं, नॉट ओनली द मॉनिटर, द मॉनिटर, ठीक है। अब आ जाएंगे किसमें अपन, अब एक सेकंड, इस ये सेंटेंस 1 बनाया है तो ये भी अपना सेंटेंस सब्जेक्ट 1 होगा और ये हो जाएगा सब्जेक्ट 2। चलिए एक सेकंड के लिए मैं आपके लिए लिख ही देता हूं ताकि आप लोग थोड़ा समझ सको उसको। एक सेकंड के लिए हम समझ रहे हैं कि यहां पे अब ये सब्जेक्ट 1 भी इसी का हो जाएगा और सब्जेक्ट 2 इसका हो जाएगा, ठीक है। इस सेकंड ये देखिए ब्लू कलर पे लिया हुआ है, इसमें ब्लू कलर का स्टार बना देते हैं कि आपको पता हो कि ब्लू कलर की इंफॉर्मेशन है, ठीक है। तो अब क्या लिखा हुआ है, नॉट ओनली बट, अब तो मैंने सेंटेंस 1 का वो उठाया, फिर बाकी के पार्ट में क्या लिखूंगा, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो, बट ऑल्सो लिखा। अब मुझे बताइए क्या आएगा, अब क्या आएगा, अरे कुछ नहीं आएगा, सेम सेंटेंस फिर यहां पे आ जाएगा, नॉट ओनली द मॉनिटर बस ऑल्सो द बॉयज, द बॉयज आर नॉइज, द बॉयज आर मेकिंग नॉइज। अच्छा मैं लिख ही देता हूं, इतना सा हिस्सा बचा है, द बॉयज आर मेकिंग नॉइज। द बॉयज आर का प्रयोग किया, किसको, उसने मतलब कौन से वर्ब ने किसको फॉलो किया, जो बट ऑल्सो के बाद आया उस सब्जेक्ट को फॉलो किया, और ये हमने यहां पे सॉल्व कर दिया। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, बोथ एंड, बोथ एंड। अब देखिए कैसे होगा, जॉइंस टू आइटम्स और सब्जेक्ट्स, वर्ब इज ऑलवेज प्लूरल।
अच्छा वैसे तो ये जाहिर सी बात है, एंड के मामले में आप देखना वर्ब प्लूरल ही आती है, ठीक है। अब देखना इसमें कैसे चल रहा है। रानी हैज अ डॉग, कमला हैज अ डॉग। किनके पास? दोनों के पास भाई साहब कुत्ते बिल्लियां हैं, और वो अब दोनों में सेम बात है ना, तो अब दोनों के पास सेम ही चीज है ना। अब दो डिफरेंट सब्जेक्ट की बात हो रही है, लेकिन आपको बोथ और एंड करके बनाना है इसका, ठीक है। रानी एंड कमला हैव डॉग्स, ऐसे भी लिख सकते थे, लेकिन एग्जाम में तो भाई साहब आपको दिया रहेगा ना कि इसका प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है? बोथ और एंड का प्रयोग करना है, तो आप उसको उस तरीके से ले सकते हो। तो अभी बोथ का प्रयोग करना है, तो जनरली सिंपल आइडिया क्या है? ये है अपना सब्जेक्ट 1 और ये है अपना सब्जेक्ट 2। तो सब्जेक्ट 1 के पहले लगाओ बोथ, सब्जेक्ट 1 के पहले लगाओ बोथ, फिर लिख दो भाई साहब अपना सब्जेक्ट 1, और फिर वही सेम आपको लिखना है, क्योंकि ये तो दोनों में सेम ही है ना, ये तो दोनों में सेम ही है। तो बोथ रानी एंड कमला हैव डॉग्स क्यों लिखा है? बताइए बच्चों, हैव डॉग्स क्यों लिखा है? क्योंकि अब ये प्लूरल हो गए, क्योंकि दो लोग हैं ना, दो लोग हैं तो क्या है, ये प्लूरल है। दो लोग हैं तो प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल है, तो अब जो वर्ब आएगी वो किसको, मतलब जो हेल्पिंग वर्ब मान लो आप, तो वो किसको मतलब अग्री करेगी? वो आप सब्जेक्ट को अग्री करी, तो अब सब्जेक्ट तो दो गए, प्लूरल में हो गए, तो हैज की जगह क्या आएगा? हैव आ जाएगा। बड़ी आसान सी बात थी, आप सभी समझ गए होंगे। अब चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, नीदर और नॉर। अक्सर बच्चों को क्या होता है, मुझे समझ में आता है कि लोग डर जाते हैं नीदर नॉर ईदर और में, जबकि मैं सच बताऊं स्ट्रक्चरली इनमें पूरा गणित है। मैं एक बात सच में समझता हूं, कई बार मुझे कुछ ऐसे बच्चे भी मिलते हैं जिनसे जब मैं पूछने जाता हूं कि बच्चों यहाँ पे क्या सोचा आपने, तो उनका कहना होता है कि सर हमने कुछ नहीं सोचा, आपने जैसा समझाया था, जो गणित था हमने वही लगाया। अब हमको तब ये भी नहीं पता था ये सही होगा कि नहीं होगा, क्योंकि बच्चों ऐसा भी होता है कि जब आप स्मार्ट वर्क करने जाते हो तो आपको थोड़े से शॉर्टकट्स लेने पड़ते हैं। अगर बिल्कुल ही तैयारी नहीं है तो आपका बेस्ट बेट क्या होगा? आप किस चीज पर शर्त लगाओगे कि यार मिनिमम क्या किया जा सकता है? तो ऐसे टाइम पे आपको ये सब चीजें बहुत काम में आती हैं। और जिनने ऑलरेडी याद किया मैं उनको ये भी बोलूंगा कि आपके तो ये इजाफा ही कर रहा है ना, आपको जो सब चीजें आती हैं उनमें आपको एक्स्ट्रा ही मिलेगा। रूल क्या है? यूज टू रिजेक्ट बोथ ऑप्शन सेंटेंस बिकम्स नेगेटिव, मतलब बेसिकली दो चीजों की बात होगी और दोनों के ही केस में नेगेटिव होगा, ठीक है। अब वह मस्ट एग्री विद द सब्जेक्ट दैट इज क्लोजेस्ट टू इट, भैया ये सबसे इंपॉर्टेंट है। क्लोजेस्ट, इस तरफ कौन है, इस तरफ कौन है, ठीक है। अब देखना कैसे बताता हूं। अब जैसे लिखा है बिमला इज नॉट बीपिंग, शी इज नॉट बीपिंग। अब शी कोई होगी, रैंडमली कोई भी इंसान होगा, ठीक है। अब उसमें अपन क्या करेंगे, बिमला इज नॉट बीपिंग, बिमला इज नॉट लाफिंग, सॉरी आई एम सॉरी, बिमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट बीपिंग, ठीक है। तो किसी बिमला की बात हो रही है, बिमला के बारे में बोला जा रहा है कि ना वो हंस रही है ना वो रो रही है। ऐसा एग्जाम के टाइम पे सिचुएशन होती है कई बच्चों की, मुझे पता है, ना वो हंस पाते हैं ना वो रो पाते हैं। तो बिमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग, तो दोनों ही केस में नेगेटिव बात हो रही है। तो अब इसमें क्या है, अपना सब्जेक्ट तो सेम है, तो सिंपली सब्जेक्ट। वैसे अगर एक बात और बताऊं मैं आपको, कई बार ऐसा होता है कि फर्स्ट सेंटेंस में प्रोनाउन यूज हो जाता है, कई मतलब ऐसी जगह मैंने देखी है, और कुछ अलग सेंटेंस बना रहे होते हैं, जस्ट सेकंड टाइम पे उन लोग सब्जेक्ट का प्रयोग कर लेते हैं, उसके नाम का प्रॉपर नाउन जो रहता है। तो हमेशा कोशिश यही करना है कि जब उन दोनों में से एक चुनना पड़े तो फर्स्ट सेंटेंस सेकंड सेंटेंस का हिसाब ना लगा के आपको प्रॉपर नाउन का ही प्रयोग करना है। अब जैसे यहां लिखा हुआ है बिमला इज नॉट लाफिंग, शी इज नॉट वीपिंग, शी उसी के लिए प्रयोग हो रहा है, तो बिमला इज, अब देखिए इतना तो सेम था, इतना सेम था ना, तो इज तक लिखेंगे हम, यहाँ पे इज तक लिखेंगे, या जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है उसका प्रयोग करेंगे। बिमला इज नीदर लाफिंग, नीदर लाफिंग नॉर बीपिंग, बिमला इज नी। अब देखिए ना, आपने बिमला इज का जो इतना सेंटेंस का पार्ट था उसका पूरा प्रयोग किया, और इतने सेंटेंस को हम यहाँ पे कैंसल आउट बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सेम चीज है। नॉट का पहले जो आपका पहला जो आपके सेंटेंस में जो पहला पार्ट है उसको लगा के आप नीदर लिख रहे हैं, और सेकंड पार्ट के नॉट के लिए आप लिख रहे हैं क्या, नॉर लिख रहे हैं। पहले पार्ट के लिए नीदर और दूसरे पार्ट के लिए आप क्या लिख रहे हैं, नॉर लिख रहे हैं। तो इस तरीके से हमें क्या समझ में आना चाहिए कि जब भी इस तरीके का सेंटेंस आता है तो आपको भैया स्ट्रक्चरली उसको इस तरीके से फॉलो करना है, सिंपल आएगा, कुछ कठिन नहीं होगा अगर आप सिंपली ये ट्रिक फॉलो करोगे। चलिए अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। सो दैट अब देखिए भाई साहब, मुझे हो सकता है कई लोग, देखिए एग्जाम्पल से ही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहां पे, क्योंकि अगर डेफिनेशन पे जाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बहुत लंबा लेक्चर भी चला जाएगा। क्या इतना वक्त है हमारे पास? नहीं है। हमारे पास केवल एक चीज नहीं है इस वक्त, वो है वक्त, और उसी के खिलाफ हम लड़ रहे हैं। तो इस वक्त हमें कोशिश क्या करनी है, क्या सिंपली रूल समझो भाई साहब, एग्जाम्पल समझो और उसको वैसा करके आओ।
अब यहाँ पे क्या लिखा है, रिप्लेस वेरी, क्वाइट विथ सो एंड जॉइन क्लॉज विथ दैट। सिंपली क्या लिखा है, रूल क्या है, रिप्लेस वेरी एंड क्वाइट विथ सो। अब जैसे यहाँ पे बात हो, वहां पे या तो वेरी लिखा होगा या क्वाइट लिखा होगा। जब भी सो और दैट आएंगे तो वहां पे वेरी लिखा होगा या क्वाइट लिखा होगा, और अपन को उसको किससे, वेरी और क्वाइट को किससे रिप्लेस करना है, सीधा सो से रिप्लेस करना है। फिर उन क्लॉसेस को कैसे जोड़ना है, डेट से जोड़ देना है। कुछ नहीं, वेरी और क्वाइट जैसे आपका लिखा है, सीधी बात, आपका वेरी लिखा है उसको कर दो आप, सो कर दो, और बाकी का जो सेंटेंस है वो सो के बाद, मतलब जब सेंटेंस दैट लगा के बाकी का जो सेंटेंस जोड़ दो। अब सीधे इस पे आ जाते हैं। आई एम वेरी टायर्ड, आई कांट वॉक एनी मोर। देखना कितना सरल हो जाएगा। सिंपली वेरी की जगह क्या आएगा, वेरी की जगह आपका आ जाएगा क्या, वेरी की जगह आपका आ जाएगा सो। वेरी की जगह आपका यहाँ क्या आ गया, सो आ गया। ठीक है, सो आ गया। फुल स्टॉप अपन ने हटा दिया, फुल स्टॉप अपन ने हटा दिया, और सीधा डेट लगा के बाकी का सेंटेंस लिख दिया। कुछ अंतर पड़ा नहीं पड़ा, सबसे सरल। इसमें अगर मार्क्स गवाए तो भाई साहब मैं आपका दोस्त नहीं फिर। ठीक है, तो सिंपली आई एम सो टायर्ड दैट आई कांट वॉक एनी मोर। मैं बहुत टायर्ड था कि मैं वॉक नहीं कर सकता था। सिंपली बहुत आसान, इसमें ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता है नहीं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। टू टू सेम ही है, ये भी बहुत मजेदार है। अगर ये आ गया तो भैया फ्री के मार्क्स है, टोटल फ्री के मार्क्स हैं। एक्सप्रेसेस नेगेटिव मीनिंग, रिमूव कैन नॉट एंड यूज 2+1। कैसे बोला, सबसे सिंपल बात समझने की क्या है इसमें, इसमें हमको क्या मिलता है, नेगेटिव मीनिंग मिलता है। ये हमेशा नेगेटिव सेंस में ही यूज होगा। टू और ये अपना डॉट डॉट टू, मतलब बीच में आपका सेंटेंस आएगा, ये हमेशा नेगेटिव सेंटेंस में, मतलब नेगेटिव मीनिंग में ही यूज होगा। अब अपन को इसमें रिमूव क्या करना पड़ता है, कैन नॉट, क्योंकि कैन नॉट इसमें आता ही है। अच्छा, एक और इसमें चीज समझ सकते हैं कि टू और टू का प्रयोग तब समझ सकते हैं कि अगर कैन नॉट आ रहा है तो देयर इज अ चांस कि आप टू और टू का ही प्रयोग करेंगे। अच्छा, क्या लिखा है, ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स। अब देखना सिंपली, और जनरली मैंने एक चीज देखी है, जब सेम सब्जेक्ट्स आते हैं ना, ही यहां पे भी है, ही यहां पे भी, तो आप एक चीज जरूर पाओगे कि एक प्रोनाउन तो भाई साहब आपका गायब हो जाए, क्योंकि क्या करेंगे एक साथ इनको बता के, है ना। तो अब यहां पे टू टू, ही इज वेरी ओल्ड। अब वेरी की जगह, वेरी की जगह क्या आएगा, जैसे वहां पे अपन ने क्या यूज किया था, वेरी की जगह हमने क्या किया था, सो यूज किया था। यहां पे वेरी की जगह हम प्रयोग करेंगे बच्चों टू का। इसका अर्थ भी यही होता है वैसे, पता है वेरी का, ही इज टू ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। ही इज वेरी ओल्ड, वह बहुत बूढ़ा है। सेम है, डिग्री बता रहा है ना, वेरी क्या बताता है, मापक है, डिग्री बताता है किसी चीज की, कितना ज्यादा कितना कम, है ना। तो मतलब ज्यादा ही बताता है वेरी। तो ही इज वेरी ओल्ड, ही कैन नॉट लर्न थिंग्स। अब देखना आप क्या क्या होगा। सबसे पहले तो फर्स्ट सेंटेंस पकड़ो और उसमें क्या कर दो, ही इज टू ओल्ड, वेरी हटा के इज टू ओल्ड। अब बाकी ये आपका ये भी जाएगा, आपका जो सेकंड प्रोनाउन है, प्रोनाउन बोलूंगा मैं इसको, प्रोनाउन, प्रोनाउन जो आपका सेकंड आएगा, ठीक है, सेकंड या तो सीधे नाम भी हो सकता है ना यहाँ पे, तो प्रोनाउन वन नहीं बोलूंगा, ये प्रोनाउन टू है। अगर यहाँ पे लिखा होता कि जैसे यहाँ पे लिख सकते हैं हम रवि, कैसे, रवि इज वेरी ओल्ड, रवि जी लिख देते हैं, ओल्ड है तो भाई साहब थोड़ी इज्जत तो बनती है। रवि जी इज वेरी ओल्ड टू लर्न थिंग्स, रवि जी इज वेरी ओल्ड टू लर्न थिंग्स। तो मतलब मैं सिंपली ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक सिंगली आपको ये भी समझना है कि सेकंड प्रोनाउन जैसे ही काउंट करेंगे इसको, क्योंकि सेंटेंस टू है। तो अगर यहाँ पे रवि जी लिखा होता, अभी ही लिखा हुआ है, तो वेरी की जगह आ जाएगा टू, ही इज टू ओल्ड, आपका सेकंड प्रोनाउन कट जाएगा, कैन नॉट भी हटा दिया जाएगा, और डायरेक्ट बस टू लगा के बाकी का सेंटेंस लगा दीजिए, काम खत्म, आसानी से सब सॉल्व हो गया। अब चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। वह हमें क्या बता रही है, दो ऑल दो। दो ऑल दो क्या बताते हैं, दो यानी हालांकि, मतलब ऐसे होता है ना, मतलब कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन बनाते हैं, मतलब कोई चीज हुई लेकिन बावजूद इसके कोई दूसरी चीज हो गई। मतलब जैसे मैं बोलूं कि मैं, मेरा मन नहीं था फिर भी मैं चला गया, फिर भी मैं गया, हालांकि मैं गया। तो क्या हुआ कि मेरा मन नहीं था लेकिन मैंने फिर भी एक अपोजिट चीज की कि मैं चला गया। वैसी जगह पे दो और ऑल दो लगभग एक ही सेंस में यूज होते हैं। रूल क्या है, शो सरप्राइजिंग कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू फैक्ट। बहुत सरल, बहुत आसानी से करेंगे। ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट, ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। वो गरीब है, वह ईमानदार। तो अब क्या लिखेंगे, दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। लोग अक्सर ये करते हैं ना, लोगों को जज करते हैं किसी ना किसी वजह से, पर ऐसा नहीं होता है। लोग अक्सर अच्छे ही होते हैं बट हमारे नजरिए खराब होते हैं, तो उस तरीके से आप वहां पे दो का प्रयोग करिए। दो ही इज पुअर, ही इज ऑनेस्ट। यहाँ पे क्या सिंपली हमने दोनों ही प्रोनाउंस को जगह दी। ये जरूर देखते चलिएगा कि स्ट्रक्चर में मैं क्या चेंज कर रहा हूं या क्या चेंज नहीं हो रहा है।
दो ही इज पुअर ही इज ऑनेस्ट, यहां पे लगाने के दो ही इज पुअर इज ऑनेस्ट नहीं लग सकता। ये स्ट्रक्चर है, जब भी दो और ऑल दो का प्रयोग होगा तो ये स्ट्रक्चर यूज होगा। दो ही इज पुअर ही इज ऑन कॉमा ही इज ऑनेस्ट, है ना। दो ही इज पुअर कॉमा ही इज ऑनेस्ट। तो इस तरीके से आप इसको भी सॉल्व कर लेंगे। आइए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। वाइल, वाइल कब यूज होता है? जो साइमल्टेनियस एक्शन। साइमल्टेनियस एक्शन क्या होता है कि मतलब कोई चीज हो रही है और साथ साथ दूसरी भी चीज हो रही है ना। कोई चीज हो रही है, जैसे हम क्रिकेट खेल रहे हैं और साथ साथ लोग चीयर कर रहे हैं, तो वाइल है ना, एवरीवन वाज चीयरिंग व्हाइल आई वाज प्लेइंग। तो क्या, जब मैं खेल रहा था तो और लोग चीयर कर रहे थे। तो जब कोई घटना एक साथ होती है तो उसको बोलते हैं वाइल, वहां का प्रयोग होता है। यूज व्हेन टू एक्शंस हैपेंस एट द सेम टाइम, सेम टाइम पे यूज होते हैं। अब एग्जांपल पढ़ लेते हैं। आई वॉज वर्किंग शी वॉज स्लीपिंग, मैं काम कर रहा था और वह सो रही थी। सो आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज स्लीपिंग, आई वॉज वर्किंग वाइल शी वॉज स्लीपिंग, मैं काम कर रहा था जब वह सो रही थी। देखा, दोनों में आईएनजी का प्रयोग हुआ है कंटिन्यूटी बताने के लिए। वाइल का एक और आप चीज समझ सकते हैं कि वाइल जब भी यूज होगा आप आईएनजी पाओगे कहीं ना कहीं, है ना, क्योंकि शोज कंटिन्यूटी। बट इट्स मतलब इंपॉर्टेंट नहीं है, बट आपको ये चीज अक्सर देखने को मिलेगी। और अभी फिलहाल के लिए इस सेंटेंस में हमने वो चीज देखी, ठीक है ना। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। यट, यट का कब प्रयोग होता है? अब देखिए भाई साहब, बहुत सारे ऐसे सेंटेंसेस हैं जिनमें येट हो गया, बट हो गया, इन लोग बदल बदल के प्रयोग होते रहते हैं एक दूसरे की जगह पे। डिपेंड करता है बात किस तरीके से बोली जा रही है। शोज कॉन्ट्रास्ट स्ट्रॉन्गर देन बट। अब ये पता है, ये इंग्लिश की बहुत कहना चाहिए कमाल की, लोगों को फंसाने वाली चीज है। ये खुद से बना दी है स्ट्रॉन्गर देन बट। जैसे माइट से स्ट्रॉन्ग होता है मे, जो हम पढ़ते हैं काफी प्रोपोजिशन वगैरह सॉरी मॉडल वर्ब्स वगैरह में जब हम पढ़ते हैं तो हमें ये सब चीजें होती हैं। अब ये भाषा का क्या क्या कह सकते हैं, इसको झोल है, इसमें हमें ध्यान नहीं देना है, हमें बस समझना है कि इसका प्रयोग कैसे होता है। एग्जाम्पल, ही इज स्ट्रॉन्ग, ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड। ही इज स्ट्रॉन्ग मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट ही बता रहे हैं, यहाँ पे भी कॉन्ट्रास्ट बता रहे हैं। अब यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, ऑल्दो ही इज स्ट्रॉन्ग ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड। वहां पे भी कॉन्ट्रास्ट ही था, सेम बात है ना, कि ऑल्दो ही इज स्ट्रॉन्ग ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड। ऑल्दो हालांकि वह ताकतवर है लेकिन उसे मेहनत करने से परहेज है। लेकिन एक बात जरूरी है कि आपको तो क्वेश्चन में मिल जाएगा ना ये, तो प्रयोग कैसे करना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे पता है दिमाग में तो आप लोग बहुत होशियार हो, सॉल्व कर लेते हो। अब देखिए, ही इज स्ट्रॉन्ग येट ही रिफ्यूजेस टू वर्क हार्ड। अब इसमें हम क्या समझे, दो सेंटेंस मिलेंगे, दोनों में सब्जेक्ट्स होंगे। सिंपली पहला सेंटेंस लिखेंगे, सेंटेंस वन, फिर आएगा हमारा कॉमा, फिर हम यहाँ पे क्या करें, फिर हमारा क्या आएगा, कॉमा आएगा। चलिए ऐसे लिख देंगे, ये ऐसे बनता है स्ट्रक्चर। S1 सेंटेंस वन, फिर हम लिखेंगे येट, क्या लिखेंगे, येट लिखेंगे, और फिर हमारा क्या आ जाएगा, फिर आ जाएगा हमारा सेंटेंस टू। ये जो हमारा सेंटेंस टू है ये आ जाएगा। अब बताइए इसको, इसका क्या मतलब औचित्य है। आप इस तरीके से गणित के फॉर्म में देख रहे हैं, एक फॉर्मूला बन गया, तो इसको इस तरीके से हम यहाँ पे प्रयोग कर सकते हैं। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम एक इंपॉर्टेंट एग्जाम कनेक्टिव कर रहे हैं यहाँ पे। देखिए ये अक्सर क्या होता है, ये आ जाता है, ये मैंने 2-3 एग्जाम्स में देखा है। इसको अलग से ही पढ़ रहे हैं क्योंकि ये ऐसे ही अलग से आता है और इसमें कुछ नहीं है, सिंपल स्ट्रक्चर समझेंगे काम हो जाएगा, ठीक है। सो दैट और नॉट जो भी हमने पढ़ा था उसके मतलब उसी के अराउंड है, उसके लिए एक अलग से वर्ड है। जैसे जो अंतर उसमें है ना, क्या बोलते हैं इफ और अनलेस में, वैसे ही अंतर इनमें है कि इनका प्रयोग अलग अलग तरीके से बदल बदल के होता है, लेकिन लेस्ट बड़ा आता है और बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए हम यहाँ पे से पढ़ रहे हैं। मीनिंग क्या है, शोज फियर और कॉशन। पहली बात तो ये यूज होता है भाई साहब जब किसी को किसी चीज के लिए आगाह किया जा रहा है, कॉशन किया जा रहा है, किसी चीज को डराने के लिए इसका प्रयोग होता है। वी यूज इट टू से समथिंग शुड नॉट हैपन, कि जब कोई चीज नहीं हो जानी चाहिए, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्या होता है, मेन क्लॉज। मेन क्लॉज क्या होता है भाई साहब, रिजल्टेंट क्लॉज होता है, ठीक है। फिर आपका आता है लेस्ट। लेस्ट मतलब जो आप यहाँ पे यूज कर रहे हैं, लेस्ट उसी को पढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं हम, तो लेस्ट। फिर आएगा आपका सब्जेक्ट, फिर प्लस शुड, फिर प्लस वर्ब, ठीक है। बिल्कुल सिंपल स्ट्रक्चर दिया, वो समझने के लिए बहुत आसान है। अब देखिए कैसे होगा, वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। वर्क हार्ड बहुत मेहनत करो अन्यथा आप फेल हो जाओगे। यू सब्जेक्ट आ गया, फिर शुड आ गया और ये आपका वर्ब आ गया। क्या आ गया, अब देखिए इसका मीनिंग कैसे, शो डैट नॉट से, वर्क हार्ड सो दैट यू डू नॉट फेल। इसका मतलब क्या है, वर्क हार्ड मेहनत करो अन्यथा तुम फेल हो जाओगे, ठीक है। और ये क्या लिखा हुआ है जहां पे सो दैट का प्रयोग किया गया है, वर्क हार्ड मेहनत करो ताकि तुम फेल ना हो।
ताकि तुम, अब ये देखिए यहाँ पे नॉट आया और यहाँ पे सो दैट आया और यहाँ पे एक्स्ट्रा हमको वर्ब लगानी पड़ी। पर इसको लिखने का और क्या तरीका हो सकता है, सिंपली मेन क्लॉज उठाया, वर्क हार्ड हुआ और फिर लेस्ट लगा के लिख दिया यू शुड फेल, यू शुड फेल, लेस्ट लगाया और फिर सब्जेक्ट, फिर यहाँ पे शुड और फिर यहाँ पे फेल आ गया, आपका काम हो गया। सिंपल था, लेस्ट ऑलवेज हैज अ सेंस ऑफ वार्निंग, और ये आपकी टिप है, इसको कुछ समझ नहीं है, लेकिन सिंपली स्ट्रक्चर फॉलो करोगे, काम आसानी से एग्जाम में हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम कुछ करने वाले हैं, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व। क्या करने वाले हैं हम, कुछ पीवाईक्यू सॉल्व, ताकि आपका मैं चेक कर सकूं कि आपने अभी तक जो समझा है वो आपको अच्छे समझ आए कि नहीं, और मैं थोड़ा धीरे रहूंगा यहाँ पे ताकि आप खुद भी इन्हें सॉल्व कर सको। तो क्या आप सभी रेडी हैं? चलिए लेट्स गो। अच्छा एक बात बताइए, एक कमाल की बात मुझे लगी आपके पेपर के बारे में भाई साहब, देखो यार 2 ऑप्शंस आते हैं और एक ऑप्शन की मैं सही बताऊं कोई चांस ही नहीं होता। अगर आपने जरा सी भी पढ़ाई की है तो आप वो गलती नहीं करोगे। अब जैसे आप यहाँ पे समझ लो, यहाँ पे लिखा है सो जनरली बिकॉज और कारक के तौर पे प्रयोग होता है। अब मैं यहाँ पे लिख दूं, अगर सो लिख देता हूं, चलिए वर्ड्स फ्लाई सो फिश स्विम, मतलब कि पंछी उड़ते हैं इसीलिए मछलियां तैरती हैं। क्या ये सही है? नहीं, गलत है, बिल्कुल सही है। तो एंड का प्रयोग हो सकता है ना भाई साहब, की भाई साहब लगभग सेम चीज, सेम क्वालिटी, सेम लेवल पे बात हो रही है, तो आप क्या लिख दोगे यहाँ पे, यहाँ पे लिख दोगे एंड। कितना आसान था, नहीं था क्या? अब इसको पढ़ो, वर्ड्स फ्लाई एंड फिश स्विम, पंछी उड़ते हैं और मछलियां तैरती हैं, सिंपल बात है। अच्छा एक और बात, अनुवाद करना बहुत जरूरी है। सेंटेंस देखिए यार, हम हिंदी भाषी हैं, जाहिर सी बात है, तो लॉजिक मेंटेन कैसे होगा, हिंदी भाषा में भी अगर लॉजिक मेंटेन करोगे तो भी आपका काम हो जाएगा। करो अनुवाद, ऐसे मत सोचो कि यार कि अंग्रेजी का पेपर है तो बिल्कुल अंग्रेजी 100% अंग्रेजी में ही सोचो, थोड़ा बहुत लॉजिक लगाना पड़ेगा ताकि फंसो ना, ठीक है। राजू इज डैश 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 एन इंटेलिजेंट बॉय डैश 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 अ गुड प्लेयर। अब एक बात बताओ, राजू इज एज एन इंटेलिजेंट बॉय, एज सुनने में ही खराब लग रहा है, तो क्या प्रयोग करोगे, नॉट ओनली बट ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो। चलिए मैं आपको मौका नहीं दे पा रहा हूं शायद, तो मैं थोड़ा रुकता हूं, इसको बताइए क्या बोलेंगे। अर्पित एंड अर्चना, ओह गलती से निकल ही गया सर के मुंह से, चलिए कोई बात नहीं, ये तो वैसे भी सरल होता, मुझे पता है मेरे बच्चे कर लेते, ये थोड़ा सा टेक्निकल हो सकता है ना। तो इसको बताइए, ही वाज स्लीपिंग डैश डैश डैश, आई वाज रीडिंग अ बुक, बताइए। अच्छा एक और बात, बस मन से कुछ भी लगा के उसका कुछ भी मीनिंग निकाल के नहीं चलेगा, ग्रामेटिकली लॉजिकली क्या सबसे क्लोज और सबसे सही आंसर होता है वो भी मायने रखता है। चलिए मैंने आपको हिंट ही दे दिया मेरे ख्याल से, तो इसका आंसर आप मुझे बताएं, क्योंकि अगली स्लाइड पे है। चलिए मैं बताता हूं आपको, पहली बात तो वाइल है, और जिन्होंने सोचा था अगली स्लाइड पे आपको आंसर मिल जाएगा, पीडीएफ में देख लीजिएगा, बढ़िया मजा आएगी। अब चलते हैं बच्चों क्या, हमारे नेक्स्ट पार्ट पे। अब यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइजेस हैं, फिर से काफी सरल सरल एक्सरसाइजेस हैं। अब वही चीज दोबारा करने, अभी तक मैंने पीवाईक्यूज आपको करवा दिए थे, ये हमारे मेरी तरफ से आपके लिए कुछ क्वेश्चंस हैं। सिद्धि सॉ हर ब्रदर डैश 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 रैन टू हग हिम, सिद्धि सॉ हर ब्रदर रैन टू हग हिम। अब क्या होगा, इसका आंसर आप लोग को बताना है, चलिए देख के बता दीजिए। बिल्कुल मेरे सही, मुझे पता है बहुत सारे बच्चों ने इसका जवाब दे दिया है, एंड बिल्कुल सही जवाब, क्योंकि देखिए सेम है, सिद्धि सॉ हर ब्रदर शी रैन टू हग हिम हुआ होगा, है ना, तो हमने क्या इसका प्रयोग किया और वहां पे एंड लगा दिया, क्योंकि वो लोग सेम लेवल ऑफ फ्रेज, मतलब सेम सेंटेंस का हमने स्ट्रक्चर बिल्कुल सही पकड़ा, बिल्कुल सही बात। गेट मी डैश 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 कॉफी डैश डैश टी, नीदर नॉर याद है, तो भाई साहब इधर और भी हो ही जाए, आप लोग बिल्कुल सही समझो, इसका जवाब है इधर और। डैश 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 इट वाज रेनिंग आई वाज प्लफिंग द फील्ड, अब भी सॉल्व किया बच्चों, अब भी सॉल्व किया, व्हेन इट वाज रेनिंग हो जाएगा क्या, नहीं नहीं, वाइल हो जाएगा, क्योंकि आईएनजी भी दिख रहा है, और ये बहुत कमाल का ट्रिक मैंने आपको बता दिया, आप समझ गए होंगे कि वाइल का प्रयोग कब कब होता है। अब ही मेड ऑल एफर्ट्स डैश 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 ही कुडंट फाइंड हिज पर्स, ठीक है, इसका क्या जवाब होगा, येट होगा, बिल्कुल सही दोस्तों। हमने सारे के सारे क्वेश्चन आंसर सही सॉल्व किए और आपने भी मेरा बढ़िया साथ दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम चलेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट पे। आइए चलते दोस्तों हमारी अब फ्रेजल वर्ब्स यानी बच्चों फ्री के मार्क्स, फ्री के मार्क्स, क्योंकि इनमें और कोई लॉजिक तो लग नहीं सकता, इसमें आपको सही ही जवाब मिलेगा। अगर आपको मीनिंग पता है तो आपका काम हो गया। फ्रेजल वर्ब क्या होता है, वर्ब प्लस प्रीपोजिशन। अब जैसे गिव यानी क्या होता है, देना, अप यानी क्या होता है, ऊपर, लेकिन गिव अप यानी क्या होता है, हार मानना। अब ऐसे ही यही है बस, और कुछ नहीं है, मतलब आपके तो, क्योंकि इसमें यही प्रॉब्लम है तो आपको याद करना पड़ेगा। इसमें मैं कोई आपको ट्रिक नहीं बता सकता, लेकिन आपसे एक चीज शेयर जरूर कर सकता हूं कि इनका प्रयोग, मतलब कौन कौन से आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। इडियोमैटिक और नॉट लिटरल, मतलब मुहावरे नुमा इनका प्रयोग होता है, सीधी बात है ना, इडियम्स होते हैं हमारे जो मुहावरे होते हैं, उन्हीं तरीकों से इनका प्रयोग होता है।
फ्रेजल वर्ब चेंजेस टेंस बाय चेंजिंग। अच्छा एक और बात, इनमें टेंस जरूर चेंज होता है, तो आपको उससे बिल्कुल भी नहीं घबराना। जैसे ब्रेक का ब्रोक होता है, ब्रोकन होता है, ब्रिंग का ब्रॉट होता है, तो ये सब होंगे, लेकिन इनकी मेन वर्ब से हम उसको पढ़ेंगे, ठीक है। जनरली मैंने देखा है, क्योंकि इनका मुहावरे नुमा यूज होता है, तो मैं जनरली देखा है ज्यादातर पास्ट टेंस में ही रहते हैं, ठीक है। अब जैसे ब्रेक डाउन है आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ब्रेक डाउन का प्रयोग कब होता है? मशीन स्टॉप्स वर्किंग, पर्सन कोलैप्स, इन केसेस में होता है। अब यहाँ पे क्या लिखा है? द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, द बस ब्रोक डाउन ऑन द वे, तो मतलब बस खराब हो गई, उसके बारे में लिखा है। ब्रेक आउट यानी क्या होता है? मतलब स्प्रेड सडनली, अ फायर ब्रोक आउट इन द मार्केट, मतलब मार्केट में आग लग गई। अब 2019 में क्या, नहीं कोविड 19 2019 में ये था क्या? तो हाँ, कोविड 19 ब्रोक डाउन, है ना। तो ये सब खबरें आते, ब्रोक आउट, सॉरी ब्रोक आउट, ये सब खबरें आती थी इंग्लिश अखबारों में, तो उसका अर्थ क्या होता था? स्प्रेड सडनली, तो उसका अर्थ उस तरीके से प्रयोग होता था। अब ब्रेक इनटू क्या होता है? इंटर बाय फोर्स। अब भाई साहब जैसे ये है, जो चोर हैं, वर्गलर्स हैं, ब्रोक इनटू द हाउस, किसी के हाउस के अंदर कैसे घुसेंगे? फोर्स से घुसेंगे। तो अब देखिए, ब्रोक यानी तो टूटना होता है, इनटू यानी अंदर जाना। देखिए लगभग सेम भी है, ये तो आप पकड़ सकते हो ना। कई ऐसे भी हैं जो आप समझ जाओगे, ऐसे नहीं गिव अप वाला जैसे था, गिव अप यानी हार मानना, लेकिन ये तो थोड़ा बहुत आप समझ भी सकते हो ना, तो थोड़ा दिमाग वहां पे भी लग जाएगा। ऐसा नहीं कि आपको बिल्कुल ही हर चीज बिल्कुल कहीं पढ़ रहा हो और मीनिंग बिल्कुल ही अलग, भाई साहब नॉर्थ में और जो उसका अर्थ है वो साउथ में, है ना। तो ब्रेकअप कैसे? अब ब्रेकअप यानी क्या होता है? किसी चीज का खत्म होना, फिनिश एंड। ब्रेकअप तो खैर मुझे समझाने की आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, मुझे यकीन है कि आप सभी लोग इस टर्म से बहुत ही परिपक्व तौर पे, मतलब इससे इसको जानते होंगे, तो इसको मैं ज्यादा देर यहाँ पे नहीं रुकूंगा, आप लोग परेशान हो जाएंगे। तो द मीटिंग ब्रोक अप लेट एट नाइट, पर इसका अर्थ इस तरीके से भी प्रयोग होता है कि मीटिंग देर रात में खत्म हुई, फिनिश एंड। और रिलेशनशिप तौर पे तो खैर लेट्स नॉट गो देयर। अब कौन सा बचा है? ब्रिंग अबाउट। ब्रिंग का कैसे? ब्रिंग का सेकंड फॉर्म क्या होता है? ब्रॉट होता है, ठीक है। कॉज समथिंग टू हैपन, कॉज समथिंग किसी चीज को होने में, होना किसी चीज को, मतलब जैसे द लीडर ब्रॉट अबाउट मेनी चेंजेस, मतलब ये कॉज है, लीडर क्या है? लॉज है, कॉज है, तो इसने कारण है। द लीडर ब्रॉट अबाउट मतलब उसने कई सारे चेंजेस लाए। कॉज समथिंग किसी चीज के होने पे, मतलब किसी चीज को कर देना, किसी चीज का हो जाना। ब्रिंग डाउन यानी क्या होता है? ब्रिंग डाउन किसी चीज को नीचे लाना, रिड्यूस करना, गिराना। द शॉपकीपर ब्रॉट डाउन द प्राइजेस, किसी शॉपकीपर ने प्राइजेस एकदम ही गिरा दिए, ब्रॉट डाउन कर दिए, ठीक है। तो ये भी आपके बढ़िया काम का है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जितने भी यहाँ पे दिए हुए हैं पहले वही याद करना, और भी ढेर सारे हैं, लेकिन फिलहाल जो हमने समझे, हमारा जो डेटा है उसके हिसाब से ये सबसे इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे तो दो दो हैं। अब देखिए, पब्लिश भी होता है, रिवील भी होता है। ब्रिंग आउट का मतलब क्या होता है? पब्लिश यानी क्या होता है? किसी चीज का प्रसारण होना, प्रेषित होना, और रिवील यानी किसी चीज का उजागर होना, ठीक है। तो अब देखिए, द राइटर ब्रॉट आउट अ न्यू बुक, तो इसका मतलब तो पब्लिश हुआ, उसने प्रेषित की, है ना। अब ये लिखा है द बुक ब्रिंग्स आउट द ट्रूथ अबाउट हिस्ट्री। ब्रिंग्स अबाउट यानी रिवील करना, उजागर करना, ब्रिंग्स अबाउट द ट्रूथ अबाउट द हिस्ट्री। ब्रिंग अप यानी क्या होता है? इंट्रोड्यूस, रेज। अब इंट्रोड्यूस और रेस करना क्या होता है? एक इसका अर्थ ब्रिंग अप का मतलब इंट्रोड्यूस भी होता है, और दूसरे का मतलब होता है रेस करना, बड़ा करना। अब देखिए, प्लीज डोंट ब्रिंग अप द आर्ग्यूमेंट, इसमें क्या लिखा है? प्लीज मतलब इसमें आर्ग्यूमेंट मत घुसाइए, मत लाइए, इंट्रोड्यूस करना किसी कोई कॉन्वर्सेशन में। और फिर इसको ऐसे भी यूज करते हैं, शी ब्रॉट अप हर चिल्ड्रन वेल, उसने अपने बच्चों को बहुत अच्छी परवरिश दी, बहुत अच्छे से बड़ा किया। अब देखिए, ब्रॉट अप लिखा है, ब्रिंग अप लिखा है, तो अलग अलग तरीके से भी प्रयोग होता है, आपको यहाँ पे सारे मीनिंग्स मिल जाएंगे। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है? कंटिन्यू। कैरी ऑन का मतलब होता है कंटिन्यू। प्लीज कैरी ऑन योर वर्क, अपना वर्क कंटिन्यू कीजिए, चलाते रहिए, ठीक है। कैरी आउट मतलब क्या होता है? ओबे करना या एग्जीक्यूट करना। जैसे आपको कोई काम दिया तो आपने उसे कैरी आउट किया, मतलब उसको ओबे भी किया, एट द सेम टाइम एग्जीक्यूट भी किया। दोनों मतलब लगभग सेम ही है, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। ही कैरीड आउट द टीचर्स ऑर्डर्स, मतलब उसने जो टीचर्स ने उसे ऑर्डर दिए वो उसने कैरी आउट किए, एग्जीक्यूट भी किए और ओबे भी किए, ठीक है, दोनों ही मान सकते हैं। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, कैरी अवे। कैरी अवे क्या बताता है? ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं लोग, तो उनको बोलते हैं कैरिड अवे। वो मतलब चले जाते हैं ना, बिल्कुल चले ही जाते हैं, मतलब बिल्कुल रुकते ही नहीं है, मुंह चलाते रहते हैं, वैसे ही ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। तो ही वॉज कैरिड अवे बाय इमोशन, मतलब कई बार लोग बहुत ज्यादा इमोशन में होते हैं, तो कैरिड अवे मतलब कि कैरी का मतलब तो होता ही ना उठना यार, उसमें चले जाना, बह जाना। कैरिड अवे मतलब बह जाना, ठीक है, सिंपली। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस यानी फाइंड बाय चांस, मतलब कोई अचानक से चीज मिल जाती ना, तो आई केम अक्रॉस यू, मतलब मैं, मुझे अचानक से वो मिले, तो केम अक्रॉस मतलब फाइंड किसी चीज को जब आप बाई चांस फाइंड करते हो, तो वहां पे कम अक्रॉस, केम अक्रॉस इनका प्रयोग होता है। आई केम अक्रॉस एन ओल्ड फ्रेंड यस्टरडे,
तो कल वो अपने, अब इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब यहाँ पे दोस्त खड़ा था वहां से निकल गया, नहीं, वो अपने एक दोस्त से मिला, आई केम अक्रॉस, है ना। कम बाय यानी ऑब्टेन करना, ऑब्टेन करना यानी जॉब्स आर हार्ड टू कम बाय, मतलब ऑब्टेन मतलब अपने आप में पैदा होना, आना, निकलना, वो कम हो गया तो कम बाय, ठीक है, कम बाय यानी आना, ठीक है। आजकल जॉब्स वैसे भी कम निकल रही हैं, हम देख रहे हैं, इसलिए 12th के मार्क्स बहुत जरूरी है बच्चों, कंपटीशन बहुत तेज है, अगर यहाँ अच्छा नहीं करोगे तो आगे है डगर कठिन पनघट की, ठीक है। अब कम आउट, बी पब्लिश रिजल्ट, ठीक है, इसमें भी अब देखिए पब्लिश रिजल्ट, अब यहाँ पे क्या है, वहां पे भी था पब्लिश वाला, पब्लिश था ना, यहाँ पे था कि नहीं था, हमने अभी पब्लिश किया था, ब्रिंग आउट का भी पब्लिश था, और ये एक नया आ गया कम आउट, पर अलग तरीके से, यहाँ पे बी पब्लिश लिखा है, ठीक है। द रिजल्ट्स केम आउट यस्टरडे, रिजल्ट्स कल प्रेषित हुए, है ना, तो उसका उस तरीके से प्रयोग होता है, बाकी बदलते रहते हैं, लेकिन जनरली आपको इस तरीके से नहीं पूछे जाएंगे। अभी मैं क्वेश्चंस भी शेयर करूंगा, बहुत सरल आते हैं, इतने कठिन नहीं आते। कम राउंड, कम राउंड यानी रिगेन कॉन्शियसनेस, द पेशेंट कम राउंड आफ्टर एन आवर, मतलब रिगेन कॉन्शियसनेस, ये तो मैंने ज्यादा देखा भी नहीं, बट ये भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, अगर आप उसको इतना मतलब पता है तो आप आसानी समझ सकते हो, जब आदमी कोई होश में आता है ना, तो रिगेन कॉन्शियसनेस, होश में आना, तो आपको कम राउंड का प्रयोग होता है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, गेट अलोंग, गेट अलोंग यानी लिव्स वर्क हैप्पीली, तो अब अपने दोस्तों के साथ, आई गेट अलोंग विद माई फ्रेंड्स वेरी गुड, तो इसका मतलब क्या है, मैं उनके साथ रहता बहुत अच्छा हूं, या मैं उनके साथ अच्छे से काम करता हूं। गेट अलोंग का प्रयोग वैसे होता है, शी गेट्स अलोंग विथ हर नेबर्स वेरी गुड, शी गेट्स अलोंग वेल विथ हर कॉलीग्स, कॉलीग्स यानी काम करने वाले, नेबर्स यानी जिनके साथ आप रहते हो, तो दोनों ही फॉर्म में, काम करना और रहना दोनों में इसका प्रयोग होता है। गेट थ्रू, गेट थ्रू किसी चीज से निकल जाना, तो इसमें दोनों है, पास एन एग्जाम में भी यूज होता है, टू फिनिश अ टास्क और टू सर्वाइव समथिंग डिफिकल्ट, या किसी सिचुएशन से जो बहुत खराब सिचुएशन हो उससे आप निकल जाओ, जैसे कि एग्जाम, ही गॉट थ्रू द फाइनल एग्जाम, इसका मतलब ये तो है ही पास एन एग्जाम, पर उसके साथ साथ कि एक बहुत बुरी कंडीशन थी, लेकिन आई गॉट थ्रू माई एग्जाम, मैं पास हो गया, मैं निकल गया, तो इस तरीके से भी इसका प्रयोग होता है। अब चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब गेट का अगला क्या है, गेट अवे, गेट अवे मैंने मतलब भैया एस्केप कर जाना, निकल जाना, वैसे तो एग्जाम से भी आप लोग भाग ही रहे हो एक तरीके से, पर अपन को इस बार नहीं भागना है, हमको गेट थ्रू करना है, गेट अवे नहीं करना है, एस्केप करना, ठीक है, एस्केप करना। द थीव गेट गॉट अवे फ्रॉम द पुलिस, मतलब जो चोर था वो पुलिस से बच के भाग गया, गॉट अवे यानी एस्केप। अच्छा आप एक सिंपल चीज भी देखो, मैं एक बात बताऊं, अगर मैं यहाँ पे लिख दूं द थीव एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस, क्या लिखा है, जीओटी गॉट अवे लिखा है, ये V2 फॉर्म है ना, ये V2 फॉर्म है। अब एस्केप का V2 फॉर्म क्या है, एस्केप्ड, एस्केप्ड होगा ना, एस्केप्ड होगा। तो मुझे एक बात बताइए, तो भी मतलब सेम ही होता ना, मतलब तो गलत होता नहीं, द थीव एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस, तो आप देख रहे हो मीनिंग रखने पे वो बात सेम ही होती है, लेकिन हम यहाँ पे बेसिकली फ्रेजल वर्ब्स पढ़ रहे हैं, इसलिए हम ये लैंग्वेज प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा जैसे मैं आपको भेज दूं कि द थीव एस्केप्ड फ्रॉम द पुलिस, और मैं आपको ऑप्शन दूं गेट अवे, गेट रिड ऑफ, तो आप भी क्या लिखोगे, गेट अवे लिखोगे ना, तो ऐसे मीनिंग याद रखना, ऐसी एक्सरसाइज करो तो बहुत अच्छे से याद रहेगा। आप उसकी जगह पर दूसरा वर्ड रख के देखो, फिर उसको सॉल्व करके देखो। गेट रिड ऑफ कैसे, फ्री फॉर्म, अच्छा पता है मैं बचपन में ऐसे ही करता था, जैसे वो समानार्थी शब्द रहते थे या वर्ड मीनिंग रहते थे, तो मैं लाइक इंग्लिश में ही मीनिंग इंग्लिश, तो मैं इस साइड से भी करता था कि मीनिंग अपन ने याद कर लिए, अब मीनिंग इस साइड भी रख लो और उनका वो वाला वर्ड याद करो जो क्वेश्चन रहता है। अब सोचो मुझे क्वेश्चन आंसर दोनों याद है, तो वो तो बेस्ट ट्रिक हो गई ना। गेट रेड ऑफ मीनिंग फ्री फॉर्म, ठीक है, फ्री फ्रॉम, गेट रेड ऑफ यानी किसी से छुटकारा पाना, वी शुड गेट रेड ऑफ बैड हैबिट, हमें बुरी आदतों से छुटकारा पाना चाहिए। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। पुट ऑफ यानी क्या होता है, किसी चीज को पोस्टपोन करना, पोस्टपोन करना यानी भाई साहब कल पे छोड़ देना, वो ही कल की बातें, तो ठीक है, ही पुट ऑफ, द मैच वाज पुट ऑफ ड्यू टू रेन, पुट ऑफ यानी क्या, पोस्टपोन। अब पुट ऑफ लिखा है, पुट का तो सेकंड फॉर्म भी पुट ही होता है, पर जब समझो पोस्टपोन्ड, मैच पोस्टपोन कर दिया गया क्योंकि बारिश के कारण। अब यहाँ पुट आउट लिखा है, पुट आउट का प्रयोग किस लिए होता है, एक्सटिंग्विश, एक्सटिंग्विश यानी बुझाना, तो आप बताओ द फायरमैन पुट आउट द फायर, अब फायर के लिए प्रयोग है ना, तो आप जनरली एक और कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं जो पुट आउट है, जो जनरली फायर में ही मिलेगा 90% ऑफ टाइम, तो फायर मिले तो तुरंत पुट आउट लिख देना, पुट ऑफ तो लिखोगे नहीं, पुट ऑफ लिखोगे तो क्या फायर अगले दिन के लिए पोस्टपोन की, नहीं, पुट आउट का ही प्रयोग किया जाएगा। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, पुट ऑन। अब पुट ऑन यानी क्या होता है, कुछ भी पहनते कोई कपड़े, आई पुट ऑन अ जीन्स, आई पुट ऑन अ शर्ट,
तो उसका अर्थ होता है वेयर से। शी पुट ऑन अ न्यू ड्रेस, उसने नई ड्रेस पहनी। अब पुट अप विद क्या होता है? किसी को टॉलरेट करना। किसी के साथ भाई आप अपने दोस्तों के साथ पता है क्या करते हो? आप अपने दोस्तों को सहते हो, टॉलरेट करते हो, तो यू पुट अप विथ योर फ्रेंड्स, यू पुट अप विथ योर फ्रेंड्स। आई कैन नॉट पुट अप विथ हिज बिहेवियर, मैं उसके बिहेवियर, उसके व्यवहार के साथ भाई साहब मैं तो बिल्कुल नहीं खड़ा रह सकता, है ना। तो आई कैन नॉट पुट अप यानी टॉलरेट करना, किसी चीज को सहना, मतलब दोस्तों को सहते ही तो हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है टर्न डाउन। टर्न डाउन यानी किसी चीज को रिजेक्ट करना। रिजेक्ट कैसे करते हैं किसी चीज को? ही टर्न डाउन द ऑफर, उसने ऑफर को क्या कर दिया भाई साहब? टर्न डाउन कर दिया, मतलब रिजेक्ट कर दिया। अब टर्न ऑन और टर्न ऑफ सिंपल है। टर्न ऑन यानी होता है स्टार्ट, टर्न ऑफ यानी स्टॉप। टर्न ऑन द टीवी, टर्न ऑफ द टीवी, कुछ नहीं समझेंगे, जल्दी आगे बढ़ेंगे। अब आ गया टर्न अप। टर्न अप यानी दो होते हैं भाई साहब, अराइव और इंक्रीज। अराइव और इंक्रीज, किसी चीज का आना या फिर इंक्रीज। भाई साहब इसको बढ़ाओ, आप तो इससे समझ ही जाओगे इंक्रीज। अब देखो, ही टर्नड अप लेट फॉर स्कूल, वह स्कूल लेट आया। ही टर्नड अप लेट, अराइव आना, ही टर्नड अप लेट फॉर स्कूल। अब यहाँ पे क्या है? प्लीज टर्न अप द म्यूजिक वॉल्यूम, म्यूजिक वॉल्यूम बढ़ाओ, इंक्रीज। दोनों फॉर्म में यूज होता है, जब सेंटेंस जिस तरीके से हो उस तरीके से प्रयोग करेंगे, ठीक है। टर्न आउट प्रूव टू बी ऑफ्टन अनएक्सपेक्टेडली, है ना। तो कोई चीज, जब कोई चीज टर्न आउट होती है, पता चलता है द स्टोरी टर्न आउट टू बी ट्रू, मतलब कोई बात थी जो क्या पता चली भाई साहब? टर्न आउट टू बी ट्रू, मतलब प्रूफ टू बी ट्रू, प्रूव हो गई कि वो सच है। तो मतलब टर्न आउट का मतलब होता है किसी चीज का प्रूव हो जाना, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्लाइड पे। अब है सिर्फ यहाँ पे पीवाईक्यू जो करने भाई साहब आपको सॉल्व। मैं 2 सेकंड का समय देता हूँ, पॉज करना है पॉज कर लो और सॉल्व करो। तो वैसे कुछ ज्यादा है नहीं, ये तो पता ही है आपको। अब भी हमने किया ब्रोक इनटू। तो ब्रोक डाउन यानी क्या होता है? ब्रोक डाउन यानी अपने मन में सोचिए। मैं ये भी पूछ रहा हूँ यार, सही आंसर पता होना तो ठीक है, पर गलत भी पता क्यों है दूसरा, वो एक नेक्स्ट लेवल की चीज हो जाती है, ठीक है। अब क्या लिखा है? ही डैश 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 हिज डिपार्चर फॉर अ वीक, है ना। पुट ऑन पुट ऑफ, बताइए। पता है पुट ऑफ, पुट ऑन यानी तो क्योंकि क्या होता है? पुट ऑन यानी तो कपड़ों से रिलेशन है ना उसका। द जीनी डैश 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 ऑल हिज मैटर्स ऑर्डर विदाउट अ क्वेश्चन। द जीनी डैश 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 ऑल हिज मैटर्स विदाउट अ क्वेश्चन। चलिए बताइए, ठीक है। उसका आंसर क्या है भाई साहब? कैरीड आउट, मतलब उसने ओबे किया, है ना। ओबे किया मतलब सब कर दिया, वैसे ही ओबे वाली बात, काम हो गया। प्रियंका ऑप्टेड फॉर अ मैथमेटिक्स ग्रुप, शी डैश 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 विथ हर डिसीजन। अब देखिए यहाँ पे तो 3 है, गेट्स आउट, गेट्स ऑन, गेट्स अलोंग। प्रियंका ऑप्टेड फॉर मैथमेटिक्स ग्रुप, शी डैश 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 विथ हर डिसीजन। तो इसका आंसर क्या होगा भाई साहब? शी गेट्स ऑन, गेट्स आउट या गेट्स अलोंग, आप बताइए। वो है भाई साहब, इसका जवाब है गेट्स ऑन। अब यहाँ पे आपको ये तीनों भी समझने स्वयं से, पर ये है कि इतना सवाल आपने किए, मुझे पता है आपने ज्यादा सही किए, और आपको इसी तरीके से भाई साहब अपना जोश जो है बिल्कुल क्या रखना है, हाई रखना है। यहाँ पे आपके आंसर दिए हुए हैं और आप इनको अलग से भी सर्च कर सकते हैं, ठीक है। आइए चलते हैं हम हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि होने वाली है हमारी सिंथेसिस के बारे में। किस बारे में? सिंथेसिस। भाई साहब बहुत ही जरूरी, 2 मार्क्स, कभी कभी तो 1 मार्क्स के लिए भी आता है, बट बात यह है कि हमें एक मार्क्स चाहिए। हमें चाहिए ही नहीं मतलब ऐसा कि यार ये छोड़ सकते, कुछ नहीं छोड़ सकते, सब जरूरी है, सब करना है। आइए चलते हैं हमारी पहली स्लाइड की ओर। क्या लिखा भैया? सिंथेसिस मींस कंबाइनिंग 2 और मोर सेंटेंसेस, ठीक है। 2 और मोर सिंपल सेंटेंसेस, ठीक है। सिंपल सेंटेंस होते हैं, कंपाउंड सेंटेंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं। कुछ कठिन नहीं है, कुछ भी कठिन नहीं है, फिर से बता रहा हूं, कुछ भी कठिन नहीं है। सिंपल सेंटेंस सिंपल होते हैं। कंपाउंड सेंटेंस में 2 सेंटेंस होते हैं, बट दोनों सेंटेंस अलग अलग, मतलब इंडिपेंडेंटली भी उनका मतलब होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक सेंटेंस होता है जो दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड करता है, वहां पे भी कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, मैं पहले से बता दूं। अब देखिए भाई साहब, टाइप्स क्या क्या है? 1 सब्जेक्ट 1 फिनिट वर्ब, कुछ नहीं समझने लायक। देखिए भाई साहब, डेफिनेशन में मत पढ़ना, एग्जांपल्स पे लेकिन खासा ध्यान रखना है, क्योंकि अगर एग्जांपल्स नहीं किए ना तो जाएंगे हम फर्स्ट, ठीक है। सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस क्या है? 2 इंडिपेंडेंट क्लॉजेस जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन क्या होते हैं? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन कुछ भी नहीं होते हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन बहुत सिंपल होते हैं, वो होते हैं भाई साहब हमारे ये जो येट बिकॉज ये सब पढ़ते हैं यही होते हैं, ठीक है। पर कॉम्प्लेक्स में क्या होता है भाई साहब? 1 मेन क्लॉज होता है और 1 मोर सबऑर्डिनेट क्लॉज होता है। सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या होता है भाई साहब? सबऑर्डिनेट क्लॉज इसलिए आ जाता है क्योंकि जो अपना क्लॉज रहता है, क्लॉज क्या होता है? क्लॉज अपना सिंपल क्या होता है? क्लॉज यानी होता है भाई साहब एक कुछ भी सेंटेंस या कुछ भी एक ग्रुप ऑफ वर्ड जिसमें आपका भाई साहब सब्जेक्ट हो प्लस वर्ब हो। अच्छा, आप सभी को पता है सेंटेंस और क्लॉज में अंतर क्या है? अब देखा जाए तो सेंटेंस में भी तो यही है ना, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट मान लो, पर उसका अंतर ये होता है कि सेंटेंस की एक जो अलग बात है वो होता है कि कंप्लीट मीनिंग। अगर कंप्लीट मीनिंग नहीं है ना तो सेंटेंस आपका नहीं बनेगा।
पर वो क्लॉज हो सकता है कि अब ऐसे मैं लिख दूं इट वॉज रेनिंग, तो क्या हो गया, ये तो भाई साहब कंप्लीट कंप्लीट मतलब बना रहा है ना, ये तो कंप्लीट मतलब बना रहा है, इट वॉज रेनिंग। अब मैं बस यहीं पे अगर एक छोटी सी चीज लगा दूं, बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो आप बोलोगे बिकॉज इट वॉज रेनिंग, तो क्या क्या हुआ, वही है ना अंतर, क्योंकि ये अब सबऑर्डिनेट हो गया। अब ये डिपेंड कर रहा है कि कोई भाई साहब एक सेंटेंस आएगा और इसकी मदद करेगा इसका मीनिंग पूरा करने में, तो वही यहां पे बात हुई, बिकॉज इट वॉज रेनिंग नो वन केम टू स्कूल, कोई स्कूल नहीं आया, तो वो हमारा मेन क्लॉज हो गया जिसमें कुछ रिजल्ट था, क्योंकि ये चीज हुई तो वो घटना रिजल्ट बन के आई। कोई कोई परेशानी नहीं है, नहीं आया समझ में, अगले पॉइंट पे समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या समझेंगे हम, सिंपल सेंटेंस। और भाई साहब हम जो यहाँ पे करने वाले हैं उसमें सबसे जरूरी पार्ट क्या है, सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ाई हो रही है, बिल्कुल बहुत ज्यादा हिस्ट्री, बहुत ज्यादा एग्जाम्पल, बहुत ज्यादा डेफिनेशंस में नहीं जाएंगे, क्योंकि आप हो जाओगे कंफ्यूज। मैं लिटरली बता रहा हूँ कंफ्यूज हो, क्योंकि वर्ड्स 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 पढ़ोगे और करते एग्जीक्यूट नहीं आएगा, क्योंकि अब वो समय गया कि गाड़ी की मतलब अस्थि पंजर समझो, अब तो ये समझो ये क्लच है, ये ब्रेक है, और मैं पीछे बैठा हूं आपके साथ, जब तक आपको थोड़ा बहुत समझा दूंगा, तो अब तो गाड़ी चलानी सीखनी है सीधे। सिंपल सेंटेंसेस कैन बी जॉइंड यूजिंग अ पार्टिसिपल ओनली व्हेन द सब्जेक्ट इज द सेम बट द फिनिट वर्ब्स आर डिफरेंट। फिनिट वर्ब्स क्या होती है, मेन वर्ब्स होती है, फिलहाल बस इतना समझो, मेन वर्ब, ठीक है। सिंपल सेंटेंस कैन बी जॉइंड यूजिंग अ पार्टिसिपल ओनली व्हेन द पार्टिसिपल क्या होते हैं वो आपको अगले में हम एग्जांपल्स के साथ ही समझेंगे। द वर्ब ऑफ द अर्लियर एक्शन इज चेंज इनटू अ पार्टिसिपल, ठीक है, जो एक्शन पहले हुआ है, ठीक है। एग्जाम में किस तरीके से आ रही है भाई साहब, एग्जाम में किस तरीके से चीज आ रही है, एग्जाम में चीज आ रही है कि भाई साहब आपके देखिए दो सिचुएशन मिलेंगी, दो सेंटेंस आएंगे, उन्हीं को तो जोड़ना है, कैसे जोड़ोगे कैसे जब होंगे नहीं सेंटेंस दो, तो बस द वर्ब ऑफ द अर्लियर एक्शन, जो पहले आपका सेंटेंस होगा, जो फर्स्ट सेंटेंस होगा, वही उसका एक्शन ही पार्टिसिपल में चेंज किया जाएगा, वाइल द वर्ब ऑफ द लेटर एक्शन, जबकि लेटर एक्शन का वो फिनिट जो है, मतलब जो मेन वर्ब है, उसको अपन हाथ नहीं लगाएंगे, जस का तस रहने देंगे। कहने का अर्थ क्या है, मेथड वन से समझते हैं। यूजिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल, क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल क्या होता है, वो सेम सब्जेक्ट है भाई साहब, एक्शन हैपनिंग टुगेदर हो रहा है, वर्ब प्लस आईएनजी लगना है यहाँ पे, वर्ब प्लस क्या लगना है, आईएनजी। ये किसके लिए है, ये भाई साहब ये बात हो रही है हमारे पहले वाले जो दो सेंटेंस है, ही सॉ अ लायन ही क्लाइम्ड अ ट्री। अब भाई साहब शेर आने के बाद ही चढ़ोगे पेड़ पे, मतलब है ना, मतलब एट द सेम टाइम हो रही है ना चीज। देखिए क्या लिखा है, इन सच सेंटेंसेस वन एक्शन इज कंप्लीटेड एंड द नेक्स्ट स्टार्ट्स इमीडिएटली। शेर देखते ही चढ़ोगे ना, शेर के आने का वेट तो करोगे नहीं, तो मतलब क्या बोल रहा है, देयर इज ऑलमोस्ट नो टाइम गैप, मतलब उन दोनों सिचुएशन के बीच लगभग कोई टाइम का गैप नहीं होता है उन दो एक्शन के बीच। तो ही सॉ अ लायन ही क्लाइम्ड अ ट्री। अब ठीक है, अब क्या होना है भाई साहब, अंतर क्या होगा यहाँ पे, तो हम क्या उठाएंगे, सबसे पहले हम उठाएंगे पहले सेंटेंस की वर्ब, पहले सेंटेंस की हम क्या उठा लेंगे, वर्ब उठा लेंगे। अब भाई साहब देखिए प्रोनाउन दो जगह है, तो दूसरे सेंटेंस में तो हमें वैसी कोई चीज नहीं करनी, तो पहले का प्रोनाउन हम खींच लेंगे, उससे छीन लेंगे, प्रोनाउन ये हट जाएगा, क्योंकि बात तो हो रही ना ओवरऑल हमें एक सेंटेंस बनाना है, एक सिंपल सेंटेंस बनाना है। तो जहां पे काम नहीं है कि दो बार प्रोनाउन, क्योंकि हम उनको जोड़ नहीं रहे, एक सेंटेंस में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ही सॉ अ लायन एंड ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री, बिकॉज ही सॉ अ लायन ही क्लाइम्ड ऑन अ ट्री। अब यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे दो है, जब वैसी सिचुएशन आएगी, क्योंकि एग्जाम में आपको कैसा पूछा जा रहा है, ऐसे ही पूछा जा रहा है, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में ज्वाइन करना है। कंजंक्शन में लिखा होता तो आप लिखते बिकॉज ही सॉ अ लायन ही क्लाइम्ड अ ट्री, पर यहां पे आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल, तो जो पूछा गया वही सॉल्व कर सकते हैं, इसलिए सब आना जरूरी है। तो उसको सिंपल सेंटेंस कैसे बनेगा, ही सॉ अ लायन, तो सबसे पहले वर्ब लेंगे, वर्ब का फॉर्म लेंगे और उसको कर देंगे सीइंग अ लायन, ठीक है, सीइंग अ लायन, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिया है और उसको क्या कर दिया, सीइंग अ लायन, लायन ही क्लाइम्ड अ ट्री, ही क्लाइम्ड अ ट्री। ये बिल्कुल बढ़िया हमने सॉल्व कर दिया। चलिए नहीं आया समझ में, अगले पार्ट पे जाते हैं, परफेक्ट पार्टिसिपल से सॉल्व करके देख लेते हैं यार, कोई बड़ी बात थोड़ी है। परफेक्ट पार्टिसिपल क्या होता है, वन एक्शन फिनिश बिफोर अनदर। परफेक्ट का तो काम ही वैसे होता है ना कि कोई काम परफेक्टली हो गया फिर सेकंड काम हुआ। अब यहां पे क्या होता है, यहां होता है हैविंग प्लस बी थ्री, हैविंग प्लस बी थ्री वर्ब का थर्ड फॉर्म लग रहा है, ठीक है। अब एग्जांपल देखिए, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम। सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ऐसा नहीं हो बिकॉज ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, ये नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट पार्टिसिपल बनाना है भाई साहब। तो अब यहाँ पे ईडी लगाई हुआ है, अब उसने बोले ये परफेक्ट पार्टिसिपल, जब भाई साहब काम होगा तभी घर जाओगे ना। मैं आपके बीच में आप पढ़ा रहा हूं, मैं घर नहीं गया हूं, क्यों, क्योंकि मेरा काम खत्म नहीं हो, मेरा काम है आपको पढ़ाना। तो क्या होगा, इसको करेंगे हैविंग लिखेंगे,
फिनिश जो हमारी रहती है फर्स्ट फॉर्म रहती है उसका क्या थर्ड फॉर्म B3 फिनिश्ड ही है। तो हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कुछ नहीं सिंपली कॉमा लगाया और बाकी का लिख दिया। कुछ कठिन लगा, सिंपल रूल है, कुछ भी गलत लगा, परफेक्ट पार्टिसिपल लिखा है तो सिंपली ये सेंटेंस ऐसा दिया होगा और बस उसको ऐसे सॉल्व कर देना। कुछ समझ में आया, मतलब कुछ गलती हुई नहीं हुई, ठीक है। अब चलते हैं हमारी क्या नेक्स्ट स्लाइड पे। अब देखिए रूल भी मैंने आपको दिए हुए हैं, देखो फ्री टाइम है रूल पढ़ो, बढ़िया समझ में आता है। रूल पढ़ना है, रूल बुक से ही चलना है क्योंकि ये सिंपली आपका पूरा गणित है। स्टार्ट द सेंटेंस विथ हैविंग। डिड वी स्टार्ट द सेंटेंस विथ हैविंग? यस वी डिड, ठीक है। यूज द थर्ड फॉर्म ऑफ द वर्ब इमीडिएटली आफ्टर हैविंग एंड राइट द रिमेनिंग वर्ड्स ऑफ द फर्स्ट सेंटेंस। मतलब भाई साहब ये आपने क्या लिया, इसको तो हटा दिया, मैंने बोल ही दिया भाई साहब प्रोनाउन बड़े ध्यान से हटा देना, खींच लेना उसको, हैविंग लिखा और फिर बाकी का सेंटेंस लिख देना। तो क्या लिखा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, बाकी का हैविंग लिखा फिर बाकी का पूरा सेंटेंस लिख दिया, ठीक है। फिर क्या लिया, रिमूव द फुल स्टॉप एंड यूज अ कॉमा, बहुत आसान सी बात थी, लिख दिया। फिर राइट द सेकंड सेंटेंस कंप्लीटली। इफ द फर्स्ट सेंटेंस हैज अ नाउन एज अ सब्जेक्ट, यूज द नाउन इंस्टेड ऑफ प्रोनाउन इन द सेकंड सेंटेंस। अब चलते हैं बच्चों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब बताएगा वो क्या, पास्ट पार्टिसिपल। ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल कैसा है, यूज्ड एज एडजेक्टिव और टू फॉर्म परफेक्ट टेंसेस, पैसिव वॉइस व्हाइल जॉइनिंग से। कितना सारा लिखा है, क्या करोगे इसका, एग्जाम में आएगा नहीं आएगा? एग्जाम में सिंपली एक सेंटेंस दिया होगा और उसके ऊपर एक प्यारी सी बाजू में एक ब्रैकेट में हेडिंग लिख देंगे पास्ट पार्टिसिपल, थोड़ा समझ लेते हैं, बाकी ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, बट एग्जाम्पल पे गौर फरमाइएगा दोस्तों। भले थोड़ा सा स्किप करना है कर लीजिए कि यूज्ड एज एडजेक्टिव और टू फॉर्म परफेक्ट टेंस के लिए पैसिव वॉइस में इनका प्रयोग होता है। व्हाइल जॉइनिंग सेंटेंसेस इट इज यूजुअली प्लेस्ड एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस में इसका प्रयोग। अब क्या सिंपली V3 पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म, द V3 डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट लग रहा है। पास्ट पार्टिसिपल में ना हैविंग आया ना वो आईएनजी आया, अब सीधा B3 फॉर्म यूज हो रहा है, ठीक है। ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम, ही वॉज बीटन इन द फर्स्ट गेम। अब देखिए ये दिया ही हुआ है, सिंपल पास्ट पार्टिसिपल में चेंज ही करना है, तो इस बार भाई साहब इसको भी हटा देते हैं, इस बार वॉज भी जाएंगे क्योंकि जहां से वर्ब आ रही है काम वहीं से शुरू होगा। काम कहां से शुरू होगा, जहां से वर्ब आ रही है। देखो यहां से काम वर्ब यहां से आ रही थी लेकिन लिखा ही हुआ था वर्ब के पहले V3 लगा देना है, तो पहले तो वर्ब पे ही जाना है। वर्ब पे गए, सीधा वर्ब पे जाके आईएनजी लगाने बोल दिया, तो हमने यहाँ पे ये काम कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, V3 डायरेक्ट लगाई, तो बीटन इन द फर्स्ट गेम, बिल्कुल जस्ट बताओ, इसमें तो कुछ करना भी नहीं पड़ा, यहाँ आके इसी को कर दिया, बीटन इन द फर्स्ट गेम ही डिड हिज बेस्ट, बीटन इन द फर्स्ट गेम ही डिड हिज बेस्ट। काफी सरल, समझ आ गया सबको। अब आज चलते हैं आगे स्लाइड पे। मेथड 2 अब यूजिंग इनफाइनेटिव। ये क्या होता है जो कुछ नहीं होता, ये जो भाई साहब ये महाशय हैं ये आते हैं यहाँ पे, इनको बोलते हैं टू, और इनके आगे बस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, कुछ अंतर नहीं है। इन्फिनेटिव ऐसे यूज होता है, बस यही है, टू और फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। अब जैसे मैं बोलूं आई लाइक टू रीड, आई लाइक टू रीड, आई लाइक लाइक, अब वो बेसिकली मैं अपनी अवस्था होता हूँ, मुझे पढ़ना पसंद है, स्टेट ऑफ बीइंग है ना मेरी। अब मैं बोलूं कि आई एम रीडिंग, वो अलग चीज है क्योंकि उसमें वर्ब भी है, सब चीजें हैं, पर यहाँ पे टू लगता है और फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब लगता है, इसीलिए से इनफाइनाइट, बस इतनी अंतर है, कुछ अंतर नहीं है, सिर्फ डेफिनेशन वाला पार्ट है। इन सच सेंटेंसेस टू इज प्लेस्ड बिफोर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब ऑफ द सेकंड सेंटेंस टू जॉइन द सेंटेंस। अब देखना सिंपली डेफिनेशन यहाँ पे कैसे सॉल्व होगी, टू प्लस वर्ब लगना है, कोई अंतर नहीं। इन सच सेंटेंसेस टू is placed before the first form of the main verb of the second sentence, ठीक है, मेन वर्ब ऑफ द सेकंड सेंटेंस। तो मतलब यहाँ पे हमारा ध्यान किस पे रहेगा, सेकंड सेंटेंस पे हमारा ध्यान रहेगा, ठीक है। तो आशु वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है, आशु वर्कड हार्ड, ही वांटेड टू गेट गुड मार्क्स, ठीक है। तो पहला सेंटेंस तो कुछ बोले नहीं है कुछ चेंज करने के लिए, तो वो सिंपली लिख दिया। अब आशु और ही प्रोनाउन सेम ही है, तो ही यहां से काट देते हैं, ठीक है। अब वांटेड टू लिखा हुआ है लेकिन हमको टू वाले पार्ट से ध्यान देने की, क्या लिखा है, इन सच सेंटेंस टू इज प्लेस्ड ओवर द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब। अब इसमें मेन वर्ब क्या है भाई साहब, गेट है ना, मेन वर्ब क्या है, गेट है, पाना लेना, तो उसको डायरेक्ट वहां से ये सारा कट जाएगा भाई साहब और डायरेक्ट आपका सेंटेंस बन जाएगा आशु वर्कड हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आशु वर्कड हार्ड, आपको मेन वर्ब पहचाननी पड़ेगी और उसके पहले टू लगा के बाकी का सेंटेंस जिसका तस लिख देना है। क्या बाकी सब फालतू है, बाकी सब कुछ काम का नहीं है। फर्स्ट सेंटेंस लिखा, फिर मेन वर्ब पहचानो, उसके पहले टू लगाओ और बाकी का सेंटेंस लिख दो, आपका काम हो गया। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। पोजीशन आ गया है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन मिलती है भाई साहब नाउन के बारे में।
एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिलती है। व्हेन वन नाउन डिस्क्राइब्स अनदर इट इज कॉल्ड अपोजिशन, मतलब वन नाउन डिस्क्राइब्स अनदर, मतलब दोनों नाउन की इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको, वहां पे सेम चीज के बारे में बात होगी, लेकिन सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे बनेगा वो बात कर रहे हैं। इट इज प्लेस साइड बाय साइड एंड बिटवीन टू कॉमास, मतलब साइड बाय साइड एक साथ रहेंगे दोनों भाई, मतलब दोनों तारीफ हैं, लेकिन कॉमा से उनको हम अलग कर देंगे, ठीक है। केस इन अपोजिशन मींस बोथ नाउन्स आर इन द सेम केस, बोथ नाउन मतलब सेम केस में प्रयोग हो रहा है। अब देखना, मिल्टन वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, ही वॉज ब्लाइंड। मिल्टन थे भाई साहब, बहुत बड़े पोएट थे हमारे अंग्रेजी साहित्य के, वो बात तो सत्य लिखी है, पर वो हाँ वो अंधे भी थे। तो अब बात तो सेम आदमी की हो रही है, तो अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हटा दो इस प्रोनाउन को। सेम आदमी की बात हो रही है, जोड़ेंगे तो क्यों दो बार बोलेंगे, सही बोल रहा हूं ना, मतलब एटलीस्ट सिंपल सेंटेंस बनाते टाइम। अब लो मिल्टन जी को जिनकी बात हो रही है, और उनका जो पूरा पैराग्राफ है जो उनकी बात हो रही, कॉमा के बीच में ये अपन को यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हटा देनी है, ठीक है। अपन को यूज करना है सेकंड सेंटेंस। इनकी तारीफ क्या हो रही थी, इनकी तारीफ क्या हो रही थी, उनके बारे में क्या बता रहे, आप फेमस इंग्लिश पोएट, तो कॉमा लगाया, उनका जो पहला एडजेक्टिव उनके लिए प्रयोग हुआ है, जो पहली बात उनके लिए प्रयोग हुई है वो लिख दो पूरी, अ फेमस इंग्लिश पोएट, फिर कॉमा लगाया, और फिर जो हमने प्रोनाउन हटा के बाकी की जो तारीफ थी या जो बात थी वो लिख दी, मिल्टन डैश। अब देखिए पहले सेंटेंस की हमने जो हेल्पिंग वर्ब थी वो हटा दी, हेल्पिंग वर्ब लिंकिंग वर्ब बेसिकली जो हमने बताया था आपको, ठीक है, कि सिचुएशन बताया, स्टेट ऑफ बीइंग या कोई बात हो रही है किसी के बारे में, तो मिल्टन डैश ये हटाया, फिर अ फेमस इंग्लिश पोएट, और फिर कॉमा लगा के वॉज ब्लाइंड, बात खत्म, आंसर सॉल्व, मजे आ गए। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि है भाई साहब कंपाउंड सेंटेंस के बारे में। कंपाउंड सेंटेंस हमारे सिंथेसिस का ही पार्ट है, ज्यादा टाइम नहीं लेंगे इसमें। यूज टू जॉइन टू इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, टाइप्स क्या होते हैं, कम्युलेटिव, एडवर्सेटिव, अल्टरनेटिव और रिलेटिव। अब बोलोगे सर इनका क्या प्रयोग है, कुछ नहीं, ये काम में नहीं आएंगे, काम में आएंगे डायरेक्ट, हमको डेफिनेशंस भी नहीं आएंगी, डायरेक्ट ये एग्जांपल्स आएंगे। कम्युलेटिव क्या है, दीज आर यूज्ड टू जॉइन टू स्टेटमेंट्स। कम्युलेटिव मतलब भाई साहब दो सेंटेंसेस हैं उनको जोड़ना है, कुछ अंतर नहीं, उनको किससे जोड़ना है, एंड से जोड़ना है, एज वेल एज से जोड़ना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो। यहाँ पे सिंपल एक आपको देखो, ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, देखना सबका मतलब सेम निकलेगा। अच्छा एक और बात देखिए, मैं आपको बता रहा था ना एंड, और यहाँ पे आपका नॉट ओनली बट ऑल्सो भी आ गया, ठीक है। ही इज रिच, ही इज ऑनेस्ट, दो सेंटेंस है। अब क्या लगा, ही इज, अब देखना बात वहां पे की थी, नॉट ओनली बट ऑल्सो वाला याद आ गया। नॉट ओनलो ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, सेम बात हो रही है, सेम बात हो रही है कि नहीं हो रही है, बताइए। अच्छा अब देखिए, ही इज बोथ रिच एंड ऑनेस्ट, यहां पे भी सेम बात हो रही है, ही इज वो रिच भी है और वो क्या है, ऑनेस्ट भी है। अब ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, वह रिच भी है और ऑनेस्ट भी है। जनरली इतना कठिन आता नहीं है, सिंपली एक पूछेंगे और सिंपली वैसे ही आपको उसका जवाब देना है, सेम बात हो रही थी, ठीक है। अब देखिए ये तो सेम ही है, बस बात कहां बदल रही है, यहां पे बदल रही है ऑब्जेक्ट पे, रिच और ऑनेस्ट पे, तो क्या लिख दिया, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट। अब देखना सब में ही इज लिखा हुआ है, सब में ही इज, बस यहां पे प्रयोग हो रहा है, ही इज बोथ रिच एंड ऑनेस्ट। अब ही इज रिच एज वेल एज ऑनेस्ट, ही इज नॉट ओनली रिच बट ऑल्सो ऑनेस्ट, मतलब दो बार लिख गया भाई साहब, इसको थोड़ा ध्यान नहीं देंगे, लेकिन हाँ बात तो मेरी समझ गए कि मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूं, कि बस देखिए स्ट्रक्चर का खेल है, पूरा पूरा स्ट्रक्चर का खेल है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, एडवर्सेटिव। अब ये क्या है, दिस कंजंक्शन कनेक्ट टू कॉन्ट्रास्टिंग, भाई साहब कॉन्ट्रास्ट होता है, अंतर होता है बातों में, तो यहाँ पे आ गया ना, बट येट स्टिल, ही इज पुअर ही इज हैप्पी। अब देखना भाई साहब यहाँ पे भी स्ट्रक्चर देखो, ये तो दोनों का सेम ही है ना, ये बात तो दोनों के बारे में सेम ही है, तो इसको तो जस का तस लिख दिया है, ही इज पुअर येट ही इज हैप्पी, ही इज ऑल राइट बट, ओके ओके, ये अलग अलग सेंटेंस आ गए, इसको एक सेकंड के लिए अभी बदल देंगे, कोई डरने की बात नहीं है बच्चों। अभी देखिए, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, ही इज पुअर बट ही इज हैप्पी, फिर से ही इज पुअर स्टिल ही इज हैप्पी। कुछ अंतर हुआ नहीं हुआ, पर अपना काम बन गया भाई साहब, ठीक है, कुछ कठिन नहीं है, बिल्कुल सरल, इतना प्यारा पेज है, मेरे को लगता है ये 4 पेज बेस्ट हैं, क्योंकि इनमें फायदा पता है क्या है, कि आपको एक साथ बहुत सारे मतलब जो सॉल्यूशन है, यही मतलब कंजंक्शन मैंने बोला था ना, लगभग यही मिल जाएगा सारे जवाब आपको, और कोई आवश्यकता नहीं पड़ी कहीं और ढूंढनी। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अल्टरनेटिव क्या होता है, दिस कंजंक्शन शो अ चॉइस बिटवीन टू ऑप्शन, दो ऑप्शंस के बीच की चॉइस होती है, दैट इज दे कनेक्ट टू अल्टरनेटिव टू, अब देखो ईदर और आ गया, नीदर नॉर आ गया, अदरवाइज भाई साहब वर्क हार्ड
you will fail. Work hard, otherwise you will fail. Otherwise मतलब एक अल्टरनेशन, otherwise you either work hard or you will fail. ठीक है, नीदर नॉर वाला इसमें यूज नहीं होगा, नीदर नॉर में दोनों का नेगेटिव होना चाहिए, बट यहाँ पे बताया गया है कि जब टू अल्टरनेट चॉइसेस होती हैं तो हमने यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर दिया, यहाँ पे ज्यादा परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अबेलेटिव क्या है? दीज कंजंक्शन शो द रिजल्ट ऑफ एन एक्शन एंड कनेक्ट स्टेटमेंट्स एक्सप्रेसिंग अ कॉन्सिक्वेंस। मतलब दो सेंटेंस जुड़ते हैं और दूसरे में आपको कॉन्सिक्वेंस, उसका क्या अर्थ निकलेगा पहले वाले का वो समझ आता है। ठीक है, आई वॉज अनवेल, आई कुड नॉट वर्क। बिकॉज मैं अनवेल था तो उसका कॉन्सिक्वेंस, उसका क्या रिजल्ट निकला कि मैं काम नहीं कर सकता था। आई वॉज अनवेल सो आई कुड नॉट वर्क, सो आई कुड नॉट वर्क। यहाँ पे आप ये भी लिख सकते हो देयरफॉर, इसीलिए आई कुड नॉट वर्क। तो आपका काम यहाँ पे बहुत आसान से, ज्यादा कठिन नहीं है। मतलब मैं सच बता रहा हूँ, एक बार पढ़ लिया तो ये 8 मार्क्स मुट्ठी में आ जाएंगे दोस्तों, और इतने कठिन तरीके से पूछे भी नहीं जाते। अभी मैं आपको जब पीवाईक्यू सॉल्व कराऊंगा तब देखिएगा। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो है कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस की। क्या भाई साहब, नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज, बड़े आसान पर थोड़े से कठिन, थोड़ा ट्रिक लगेगा पर आप लोग कर लोगे। अब यहाँ पे क्या है भाई साहब, एक सबऑर्डिनेट क्लॉज भी आता है ना। अब वो सबऑर्डिनेट क्लॉज में बहुत सारी पंचायत है और उसे हमें समझने की आवश्यकता है। नाउन क्लॉज, एडजेक्टिव क्लॉज और एडवर्ब क्लॉज क्या होता है पहले तो ये समझ लेते हैं। नाउन क्लॉज कैन बी अ सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट और एक्सप्लेन अ नाउन। ठीक है, सिंपली बताता हूं, देखना आसान तरीके। व्हेन विल द ट्रेन कम, कैन यू टेल मी दैट। व्हेन विल द ट्रेन कम, कैन यू टेल मी दैट। अब देखना इसका जो सेंटेंस बनेगा पहले, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, कैन यू टेल मी। अगर यहाँ पे अच्छा देखिए WH वाले हैं, ये दिखेंगे आपको यहाँ पे WH दिखेंगे, और भी मैं भी बताता हूँ। तो कैन यू टेल मी व्हाट। नाउन वाले जो क्लॉज आएंगे उनमें हमेशा आप व्हाट पाओगे। कैन यू टेल मी व्हाट, कैन यू टेल मी, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम। तो हमेशा जो इसमें सवाल पूछा जाता है, मतलब जो नाउन के बारे में, उसमें व्हाट आपको दिखेगा। जैसे एक होता है कि आई डू नॉट बिलीव ही विल नॉट कम, आई डू नॉट बिलीव, आई डू नॉट थिंक, ठीक है, आई डू नॉट थिंक ही विल कम। अब यहां पे लिखा है ही विल कम, आई डू नॉट थिंक ही विल कम। मुझे नहीं लगता वह आएगा, मैं नहीं सोचता वह आएगा। ठीक है, आई डू नॉट थिंक ही विल, आई डू नॉट थिंक व्हाट, आई डू नॉट थिंक ही विल कम। अब देख, आई डू नॉट थिंक ही विल नॉट कम, आई थिंक ही विल नॉट कम। तो इसमें व्हाट आपको दिखेगा, पर नाउन क्लॉज सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं सही बता रहा था, इसलिए मैं डेफिनेशन की बात नहीं करता कभी भी। तो अब ये देखिए ना, कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम। अब आप इसमें एक चीज देखो, ये ऐसा नहीं लग रहा जैसे यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो, ये ऑब्जेक्ट की तरह प्रयोग नहीं कर रहे हम यहाँ पे। कैन यू टेल मी व्हेन द ट्रेन विल कम, कैन यू टेल मी, ठीक है, कैन यू, अब ये सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो ये अगर पैटर्न समझ लिया, काम हो गया भाई साहब। व्हेन विल द ट्रेन कम, कैन यू टेल मी। अब यहां पे लिखा है कैन यू टेल मी व्हेन विल द ट्रेन, क्योंकि यहां पे क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन क्या है, ये है। अब जैसे यहां देखते हैं, यू हैव मेड अ मिस्टेक, इट इज एविडेंट, यू हैव मेड अ मिस्टेक, इट इज एविडेंट। अब इसको कैसे जोड़ा गया है, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक इज एविडेंट, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, व्हाट इज एविडेंट, व्हाट इज एविडेंट, एविडेंट इज दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक। अब यहां पे देखो कैसे हो रहा है, यहां पे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे कैसे प्रयोग हो रहा है, यहाँ पे सब्जेक्ट की तरह प्रयोग हो रहा है नाउन क्लॉज में। ठीक है, तो अब यहाँ पे व्हाट इज एविडेंट, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, इट इज एविडेंट दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक लिखा होता, इट इज एविडेंट, एविडेंट क्या है, दैट यू हैव मेड अ मिस्टेक, फिर वही बात हो जाती। अच्छा, पर एग्जाम में सबसे मजेदार जो आता है भाई साहब, वो होता है हमारा एडजेक्टिव क्लॉज, जो सरल भी होता है वैसे तो, क्योंकि आपको इसमें यूज करना पड़ेगा हु, विच, दैट, हुज, वेयर, और बहुत आसानी से प्रयोग भी हो जाता है। आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड, आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड। सिंपल बता रहा हूं, ये तरीका समझ लो, नाउन क्लॉज में पढ़ने ही ना पड़े, पर नाउन क्लॉज भी आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, वो उतना सरल नहीं है मुझे पता है, लेकिन ये है। अब देखिए, आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड, आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड, किसकी बात हो रही है, इस मैन की बात हो रही है। सेकंड सेंटेंस में ये जो प्रोनाउन हुआ है, हमेशा देखना इस तरीके की चीज मिलेगी, दूसरे में उसी किसी ना चीज की बात हो रही होगी, या तो जिस भी चीज की बात पहले सेंटेंस में हुई है वो कोई आदमी, कोई प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रोनाउन है, तो दूसरे सेंटेंस में एक ना एक रिपीट मिलेगा। अब देखिए, इसमें बेसिकली दो लोग हैं, मैं बोल रहा हूं आई यानी वन पर्सन और मैन यानी एक और पर्सन। आई मेट अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड, कौन ब्लाइंड है, दैट मैन जिससे मैं मिला था। तो अगर मैं इन सेंटेंसेस को जोड़ूंगा तो यार इसको दोबारा क्यों लिखूंगा, आई मेट अ मैन एंड ही वॉज ब्लाइंड, क्योंकि मुझे इन्हें जोड़ना है ना। तो मैं क्या करूंगा,
आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड। अब ये जो प्रोनाउन है, प्रोनाउन का बहुत यहाँ पे भाई साहब हम लोग प्रोनाउन को बहुत हटाते हैं। आई मेट अ मैन हु वॉज ब्लाइंड, यहाँ पे हु का प्रयोग कर लिया हमने, तो उसकी क्वालिटी क्या है, एडजेक्टिव क्या है, मैं जिस इंसान को मिला उसकी क्वालिटी क्या है, मैं उसको जानता हूं किस तरीके से, क्योंकि वह ब्लाइंड है। अब दिस इज द प्लेस गांधी वॉज बोर्न हियर, दिस इज द प्लेस गांधी वॉज बोर्न हियर। अब बताओ, दिस इज द प्लेस, दिस इज द प्लेस की बात हो रही है, गांधी अब प्लेस के लिए क्या प्रयोग हो रहा है दूसरे में, देखिए प्रोनाउन बस नहीं है, प्लेस के लिए हियर यूज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बताओ, कितना मजेदार क्वेश्चन है। दिस इज द प्लेस गांधी वो, दिस इज द प्लेस, ये जगह है, गांधी वॉज, अगर ये इसको सिंपली पढ़ते गांधी वॉज बोर्न हियर, तो हियर किसी प्लेस के लिए प्रयोग हो रहा है ना। अब इसमें क्या होगा, ये हट जाएगा, इसको कैंसिल आउट कर देंगे, तो दिस इज द प्लेस वेयर गांधी वॉज बोर्न, जस्ट का सेंटेंस यूज। बहुत सरल, बहुत आसान, ये आपकी बेस्ट बेट है अगर आ जाए एग्जाम में, मेरा मानना है। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब होते हैं भाई साहब एडवर्ब क्लॉज, एडवर्ब क्लॉज में तो और भी टाइप्स होते हैं। एडवर्ब पे वही होता है ना जो भाई साहब वर्ब और एडजेक्टिव की बताते हैं, मतलब हम क्वालिटीज, ठीक है। तो सेंटेंसेस शोइंग कॉज कंडीशन कॉन्ट्रास्ट कंपैरिजन टाइम अ प्लेस कैन बी जॉइंड यूजिंग एन एडवर्ब क्लॉज। मतलब अगर कोई सेंटेंस है जो कॉज बता रहा है, कंडीशन बता रहा है, कॉन्ट्रास्ट अंतर बता रहा है, किसी में कोई तुलना बता रहा है, टाइम बता रहा है, तो हम उसे एडवर्ब क्लॉज के तरीके से जोड़ सकते हैं। सिंपल जैसे लिखा है, द पेशेंट डाइड द डॉक्टर केम, द पेशेंट डाइड द डॉक्टर केम। अब एक बात बताओ, द पेशेंट डाइड द डॉक्टर केम, अब इस यहाँ पे आपको सेंटेंस मिलेगा भी, आपको ये मिलेगा, इसको सॉल्व करें। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, मतलब डॉक्टर के आने से पहले, जैसे फिल्मों में होता था कि आप थोड़ी देर पहले और ले आते तो हम इन्हें बचा लेते, तो ऑब्वियसली थोड़ी देर पहले लाना था ना। द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, तो इसमें हमें क्या पता चला भाई साहब, इसमें हमें टाइम पता चला, इसमें हमें क्या पता चला, टाइम पता चला, बिफोर द डॉक्टर केम, द पेशेंट डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। अब इसमें रीजन क्या है, बिकॉज सिंस एज लिखा है, आई पेंट आई लाइक पेंटिंग, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, क्या है यहाँ पे बता रहा है, पता क्या चल रहा है, हमें कॉज का पता चल रहा है। तो एडवर्ब क्लॉज है, जैसे आई पेंट लिखा है, आई लाइक पेंटिंग, तो अब क्या लिखोगे, आई पेंट बिकॉज आई लाइक पेंटिंग, आई पेंट सिंस आई लाइक पेंटिंग, तो आप उस तरीके से उसका प्रयोग कर सकते हो। अब एडवर्ब क्लॉज कैसे, कंडीशन रिजल्ट में भी यूज होता है, इफ अनलेस भी। अब देखिए ये सब भी याद कर लोगे तो भी काम बन जाएगा, ये सब भी याद कर लोगे तो जिनने कुछ भी नहीं किया उनके लिए काम बन जाएगा, ठीक है। एडवर्ब क्लॉज क्या बता रहे हैं, कंडीशन इफ अनलेस, यू विल नॉट पास, यू वर्क हार्ड। अब सीधी सी बात है, अगर आप काम अच्छे से नहीं करोगे, इफ यू विल नॉट पास, इफ यू अनलेस यू वर्क हार्ड, इफ यू डू नॉट वर्क हार्ड, है ना, जो भी है आप सेंटेंस को हिसाब से कर सकते हो, यू विल नॉट पास अनलेस इफ यू वर्क हार्ड। अच्छा आप लोग को पता है अनलेस का मतलब इफ नॉट होता है, जिन जिन को पता है प्लीज कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और इसका प्रयोग कैसे होता है एक सेंटेंस बना के मुझे जरूर बताइएगा कि अगर मैं यहाँ पे इफ का प्रयोग करता तो ये सेंटेंस कैसे बदल जाता है। ये बहुत कमाल का सेंटेंस है, बहुत यूज होता है। सो दैट, अब रिजल्ट के लिए कैसे, इट वॉज हॉट आई कुड नॉट गो आउट, इट वॉज सो हॉट, इट वॉज सो हॉट दैट आई कुड नॉट गो आउट, सो हॉट दैट आई कुड नॉट गो आउट। और यहाँ पे हमने एडवर्ब क्लॉज भी लगभग समझ लिया, ठीक है। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। तो क्या होने वाला है बच्चों, अब होने वाली है आपके एग्जाम की बढ़िया सी प्रैक्टिस, और वो करेंगे हम आपके PYQ से ही, क्योंकि सबसे बेहतरीन तरीका है किसी भी एग्जाम को समझने का, उसके क्वेश्चन पेपर सॉल्व करना, उसके क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना। अब जैसे यहाँ पे क्या पूछा गया है, मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क। अच्छा एक कमाल की चीज बताऊं आपको, के 2-3 आंसर है वैसे तो। कैसे हैं, क्योंकि भाई साहब आप लोग बहुत सारी चीजें गलती करते हो। आप पता है क्या करते हो, आपके पास इतना सारा रिसोर्सेस, इतना सारा इंटरनेट है, तो उसका प्रयोग ऐसी जगह करो ना। कैसे करोगे, टॉपर्स की कॉपीज क्यों नहीं देखते हम। मैंने देखा काफी टॉपर्स ने कई तरीके से लिखा, लेकिन क्या रहता, जैसे अभी अपन पढ़ रहे थे, यहाँ पे लिखा हुआ था, यहाँ पे सो दैट का भी प्रयोग हो सकता है, एंड का भी, सॉरी एंड का प्रयोग हो सकता है, बोथ और एंड का प्रयोग हो सकता है। तो ऐसी 2-3 जगहें थी ना जहाँ पे एक जैसे ही जवाब आ रहे थे, जबकि हम अलग अलग कंजंक्शन या फिर सिंथेसिस या फिर मतलब कंजंक्शन सिंथेसिस लगभग इनका सेम का प्रयोग कर रहे थे। आप मेरी बात समझ रहे हो ना, तो वही बात समझने की आवश्यकता है कि आंसर का अर्थ सही निकल गया ना, तो मार्क्स कोई नहीं छीन सकता। चलिए 2 सेकंड के लिए देखिए, बताइए इनका आंसर क्या होना चाहिए, ठीक है। तो भाई साहब अब जिन्होंने पॉज करके किया था, नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क, नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क। अभी मैं लिख नहीं रहा हूं पीछे, क्योंकि मैं इस जगह को खराब नहीं करना चाहता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप पढ़ो, क्योंकि इसको 2-3 तरीकों से सॉल्व किया जा सकता है। पीछे आंसर क्या है वो हमें नहीं पता। एज नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क, एज भी लगा दिया मैंने, क्या अंतर बदला, नहीं बदला। मेक अ कंपाउंड सेंटेंस, Usha worked very hard, she stood first in the class. Usha worked very hard and she stood first in the class. Usha worked hard, so she stood first in the class. क्या बदला, लेकिन एक बात समझना जरूरी है आपको बच्चों,
कि आपको सेंटेंस का मीनिंग कहीं भी मिस नहीं करना है। और मैं आपको बता दूं, देखिए अगले साल क्या आंसर्स प्रयोग हुए थे। उषा वर्कड वेरी हार्ड एंड शी स्टूड फर्स्ट इन द क्लास। सो का प्रयोग नहीं हुआ है, सो का प्रयोग नहीं हुआ। पर इस वाले को मैं आपको, मेरी तरफ से एक काम है कि आपको इसे जरूर जाके पुरानी ईयर्स की कॉपीज में देखिए, यहाँ पे ईयर भी दिया हुआ है। क्या दिया गया? 2025। आपको पिछले साल की बात है, आपको जाके जरूर देखना है। मैं भी आपसे बाद में आके जरूर शेयर करूंगा, क्योंकि इसके आंसर्स 2-3 लिखे गए थे और वो सही थे। एज द नाइट केम ऑन, एंड लिखा हुआ है। उषा वर्कड वेरी हार्ड एंड शी स्टूड फास्ट। तो मैं एक्चुअली बताने का तरीका आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। जब पुराने टॉपर्स की कॉपी चेक करोगे तो आपको शायद पता चले कि आपके अप्रोच में भी कमी नहीं। कई बार बच्चे सोचते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है द नाइट केम ऑन द रूम ग्रू डार्क, से मतलब निकल रहा है। लेकिन बच्चे अगर लिखेंगे और उनने बस ये पढ़ लिया भाई साहब एंड आ रहा है, तो उनको लगेगा कि यार हमारे पढ़ने के सलीके में कोई गलती नहीं। ऐसा नहीं है। आपको अपना आंसर हर हद तक चेक करना पहले सीखना पड़ेगा। और मैं आपसे टॉपर्स की कॉपीज वगैरह अगर किसी को ना मिले तो प्लीज मुझसे कॉन्टेक्ट करें, मैं उनसे जरूर शेयर करूंगा। आइए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। जॉइन द फॉलोइंग सेंटेंसेस यूजिंग द वर्ड गिवन इन अ ब्रैकेट। ये तो कमाल का हो गया काम, सामने से मिल रहा है काम हमको। आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द, अब देखो, आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। तो भाई साहब मिला है जो खोया था। अब क्या मिला है? आई हैव फाउंड द पेन, आई लॉस्ट द पेन। अब देखिए यहां पे पेन का 2 बार प्रयोग करने की कोई आवश्यकता है नहीं है, है नहीं है। तो देखते हैं इसका आंसर क्या होता है। चलिए, आप सभी ने सोच लिया, मैंने भी सोच लिया है। अब देखते हैं। आई हैव फाउंड द पेन विच आई, ठीक है, आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट। मैं सही, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि मैं सही हूं, बस मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हाँ मैं सही हूं। आपको मैंने बोला था कि भाई साहब 2 बार यूज नहीं करनी है सेम चीज का, तो यहाँ पे मेन ये तो जरूरी है ना, क्योंकि मैं तो हुई आई हैव फाउंड द पेन विच आई लॉस्ट, ठीक है। बस द पेन को हमने दोबारा नहीं लिखा। मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वॉज अ गुड टीचर। मनीषा मनीषा हु टॉट इंग्लिश वॉज अ गुड टीचर। ये देखते हैं। अब बताइए, देखिए मैंने आपको एक जगह बताई थी कि देखिए यहां पे मनीषा टॉट इंग्लिश, शी वॉज अ गुड टीचर, तो उल्टा किया हमने। पर उससे सेंटेंस का क्या अर्थ बदला? नहीं बदला। मैंने कई जगह बोला था कि हो सकता है कि कई जगह पे आपके जो मेन सेंटेंस है उसमें प्रोनाउन यूज हो रहा होगा, जो अल्टरनेट जो उसके साथ सेंटेंस आ रहा है उसमें नाम का प्रयोग हो रहा है, लेकिन आपको सेंटेंस को देख के लॉजिक, अब जैसे यहां लिखते हैं मनीषा वाज अ गुड टीचर हु टॉट इंग्लिश, लगभग सेम होता, लेकिन शायद आपके मार्क्स कट जाते और मैं होता तो काट ही लेता, क्योंकि वो मीनिंग निकल के नहीं आ रहा जो लॉजिकली आना चाहिए, और अगला वाला आपको करना है बिना देखे, इसलिए मैं जल्दी से आगे बढ़ा दूंगा। अब आगे भाई साहब हमारे आखिरी पार्ट पे जिसमें हम पढ़ने वाले हैं कंडीशनल सेंटेंसेस। लगभग सेम वही चीजें प्रयोग करेंगे जो अभी तक हमने सीखा है। अब देखिए भाई साहब यहाँ पे आते हैं शर्त वाले वाक्य। अ सेंटेंस दैट हैज 2 पार्ट, जिस सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। 2 पार्ट्स क्या? क्लॉज का मैंने आपको बताया था। क्लॉज क्या होता है? सिंपली जिसमें वर्ब हो और साथ ही साथ जिसमें क्या हो, आपका सब्जेक्ट हो। लेकिन जरूरी नहीं है कि वो सेंटेंस हो, क्योंकि सेंटेंस, देखिए मैं आपको एक बताऊं, हर सेंटेंस एक क्लॉज होता है, लेकिन हर क्लॉज एक सेंटेंस नहीं होता। क्योंकि सास भी कभी बहू वाला कोई मैंने डायलॉग नहीं बोला है कि वो बात आपको समझ की सेंटेंस एक कंप्लीट मीनिंग होता है तभी वो सेंटेंस कहलाता है। लेकिन क्लॉज इस शर्त पे भी क्लॉज कहला जाता है कि उसमें से वर्ब है और सब्जेक्ट है, ठीक है। सेंटेंस दैट इज 2 पार्ट्स। कंडीशनल क्लॉज क्या होते हैं भाई साहब? जिसमें कंडीशन हो, शर्त वाला भाग इफ क्लॉज, इफ अगर कोई शर्त पूरी होती है तब नेक्स्ट चीज होती है। मेन क्लॉज क्या हो जाता है भाई साहब? मेन क्लॉज होता है रिजल्ट क्लॉज। इफ यू विल कम देन आई विल कम, अगर तुम आओगे तो मैं आऊंगा। रिजल्ट उस चीज से आ रहा है, तुम वो चीज करोगे तब कोई चीज होगी, वो बनता है अपना मेन क्लॉज। कीवर्ड्स क्या होते हैं? ऑफ्टन स्टार्ट्स विद इफ, व्हेन, अनलेस, अनटिल, टिल। कोई बात नहीं, पहले देख लेते हैं एग्जांपल से ही। मेरी सबसे जरूरी चीज जो मुझे सबसे ज्यादा काम की है मेरे स्कूल के जीवन में, मेरे विद्यार्थी जीवन में, वो ये है कि मैं हमेशा एग्जाम्पल से पढ़ता था। पहले मैं एग्जाम्पल ही समझता था, फिर वो चीज अगर डेफिनेशन में मैच कर रही है तो ज्यादा बेहतर समझ आती थी। तो एग्जाम्पल क्या है? इफ यू गो टू आगरा यू विल सी द ताजमहल। जाहिर सी बात है, ताजमहल देखना है तो आगरा जाना पड़ेगा। कंडीशन क्या है? कंडीशन है आगरा जाओगे तभी तो देखोगे ताजमहल, तभी मुमकिन है ना। और रिजल्ट क्या है? सीइंग द ताजमहल। द रूल, द रिजल्ट डिपेंड्स इंटायरली ऑन द कंडीशन। कंडीशन जब मैच होगी तभी रिजल्ट आएगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। ओवरव्यू 3 टाइप है भाई साहब। प्रोबेबल होता है, प्रोबेबल यानी ओपन कंडीशनल होता है, मतलब प्रोबेबल यानी संभावना है, किसी चीज के हो सकने की संभावना हो तभी उस पर बातचीत करना सही होता है। लेकिन कई बार आदमी दकियानूसी बात है, मतलब काल्पनिक भी बोलता है, अगर मैं राजा होता, अगर मैं राजा होता, अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो मैं इस देश को बाकी ये प्रोबेबल ही मानूंगा मैं। लेकिन अभी
अपनी जो प्रेजेंट कंडीशन है उन पे ये सब बातें करते हैं। सब कुछ पॉसिबल है बच्चों, कुछ भी इमेजिनरी नहीं है। बट अभी ग्रामर पढ़ रहे हैं तो उस तरीके से सोचेंगे, इम्प्रोबेबल नहीं है, इमेजिनरी कंडीशंस की भी बात होती है। और एक चीज होती है जो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल होती है कि अगर मैं सुपरमैन होता तो मैं उड़ता। तो वो होते उड़ते वो अलग बात है, लेकिन अभी इतना विकास नहीं हुआ है हमारे मानव जाति का, पर ठीक है, फिर भी हमने बहुत सारी चीजें की, क्या पता कल को हम उड़ भी सके। चलिए चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। प्रोबेबल कंडीशन, जो संभावित शर्तें हैं, ठीक है। टाइप 1 प्रोबेबल कंडीशन, रूल्स और स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। दिस सेंटेंस डिस्क्राइब कंडीशन दैट आर पॉसिबल, जो पॉसिबल है, संभावना है कि फुलफिल हो जाएंगे। इफ क्लॉज में प्रेजेंट सिंपल यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है, और मेन क्लॉज में भाई साहब का फ्यूचर सिंपल, मतलब ये चीज होगी तब तो वो चीज होगी, ये चीज होगी, प्रेजेंट में एक चीज चाहिए, ठीक है, फिर कोई चीज पॉसिबल है, इसलिए विल शैल के साथ V1 का प्रयोग होता है। देखिए जैसे इफ यू हेल्प मी आई शैल थैंक यू, तुम अगर मेरी हेल्प करोगे, जो अभी प्रेजेंट में, तब तो मैं थैंक यू बोलूंगा। मैं थैंक यू अभी बोलूंगा, मदद बाद में करोगे तो नहीं चल पाएगा, है ना। अनलेस यू वर्क हार्ड, अगर तुम आज मेहनत करोगे तब तुम भविष्य में सक्सेसफुल होगे। अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे, अच्छे नेगेटिव तरीके से लिखा हुआ है, अगर तुम मेहनत नहीं करोगे यू विल नॉट सक्सीड, वो भी जाहिर सी बात है, सेम ही है। इवन इफ इज इन द मिडिल ऑफ द सेंटेंस द रूल रिमेन, अगर मिडिल सेंटेंस के मिडिल में भी इफ आ गया तब भी रूल हमारा सेम ही रहेगा। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। स्पेशल केस, हैबिचुअल एक्शन, जीरो कंडीशन, ठीक है। फॉर रिपीटेड एक्टिविटीज और यूनिवर्सल ट्रूथ बोथ साइड यूज V1, ठीक है। अब कुछ ऐसी भी चीज होती हैं जो यूनिवर्सल होती हैं, जग जाहिर होती हैं, जिनमें कोई कंडीशन, मतलब लग वो एक सिंपल आप मुहावरे नुमा बात बोल दो कि कुछ चीजें हैं ही जो सत्य हैं, कि तारे आसमान में हैं, सूरज के आस हमारी धरती घूमती है, तो ये तो परम सत्य है। तो इनमें मतलब इनमें हमेशा प्रेजेंट टेंस ही होता है। जैसे इफ यू प्रेस दिस बटन द लाइट्स टर्न ऑन, जब आप बटन ऑन करते लाइट हमेशा टर्न ऑन होती है। इफ द डॉग सीज अ कैट इट बार्क्स लाउडली, तो दोनों में ही हमने क्या यूज किया है, दोनों में भी हमने V1 यूज किया, क्योंकि जब बिल्ली कुत्ता बिल्ली को देखते हैं तो भौंकते हैं। तो ये बात क्या है, एक यूनिवर्सल ट्रुथ है, और ये रिपीटेड एक्टिविटी है जो हमेशा हमारे आसपास हम देखते रहते हैं। अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे, जो क्या है, इम्प्रोबेबल कंडीशन, काल्पनिक शर्तें क्या होती हैं, चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। क्या है, यूज्ड फॉर इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल सिचुएशन इन द प्रेजेंट और पास्ट, मतलब क्या, इमेजिनरी और हाइपोथेटिकल, मतलब इमेजिनरी क्या होती है, काल्पनिक, और हाइपोथेटिकल मींस एनी, मतलब जो अपन, आपको हाइपोथेसिस पता है, मतलब एक कल्पना, काल्पनिक हम मन में एक सिचुएशन रख लेते हैं, उसको हाइपोथेटिकल बोलते हैं, ठीक है। सिचुएशन इन द प्रेजेंट और पास्ट। अब जैसे इफ में इसमें क्या प्रयोग होगा, पास्ट सिंपल। इस सिचुएशन में इफ क्लॉज में पास्ट सिंपल V2 फॉर्म हो जाएगा। मेन क्लॉज होगा, उसमें क्या आएगा, वुड शुड माइट कुड, वुड शुड माइट कुड, इतना समझ लिया। और V1 वुड, अब यहां तक अभी तक क्या रहा था, विल शैल और V1 आ रहा था। अब और यहां पे क्या रहा था, प्रेजेंट सिंपल V1 लग रहा था। अब यहां पे V2 लगेगा और वर लगेगा, वर के साथ लग जाएंगे, और वुड शुड माइट वुड V1, ठीक है। अब समझते हैं इनको क्या करना है। द वर का क्या रूल है, अच्छा वर का रूल बहुत खतरनाक है भाई साहब, ये मैं भी कंफ्यूज हो जाता, मैं भी इफ आई वर इफ आई वॉज लिखता था, तो मैं सोचता था यार मैं क्या गलती कर रहा हूँ। तो मुझे भी पता चलता बाद में, बहुत बाद में पता चला, और मैंने कब तक काफी पेपर निकल चुके थे जिनमें गलतियां हो चुकी थी। द इमेजिनरी सेंटेंसेस वी यूज वर फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, जो इमेजिनरी सेंटेंस होते हैं उनमें, अगर इमेजिनरी फुल तरीके से इमेजिनरी है, तो हम वर का प्रयोग करते हैं किनके साथ भी, आई ही, जबकि ये तो भाई सब सिंगुलर है, फिर भी वर का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है, यूजिंग वॉज इज ग्रामेटिकली इनकरेक्ट, इन केसेस में वॉज का प्रयोग भाई साहब ग्रामेटिकली इनकरेक्ट होता है। इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, आई वुड, अब तो भाई साहब रास्ता ही जा ही चुकी है, तो भाई साहब आप समझ गए यहाँ पे कि क्या केस है, वर का प्रयोग कब होता है, जब इमेजिनरी सेंटेंस में इसका प्रयोग होता है, ठीक है। अब चलते हैं और एग्जाम्पल समझ लेते हैं। इफ आई वेंट टू मुंबई आई वुड ब्रिंग अ वॉच, इफ आई वेंट टू मुंबई आई वुड ब्रिंग अ वॉच, मैं अगर मुंबई जाऊंगा मैं वॉच लेके आऊंगा। इफ रेखा हेल्प मी आई वुड थैंक हर, मतलब एक इमेजिनरी कंडीशन, आप इतना समझो, अगर यहां लिखा है इफ रेखा हेल्प मी, तो यहाँ पे आई वुड थैंक हर है। इफ रेखा हेल्प्स मी आई विल थैंक हर, तो इसमें क्या है, इसमें प्रोबेबल कंडीशन है। लेकिन जिस तरीके सेंटेंस ये बन रहे हैं V2 फॉर्म, और यहाँ पे जो हमारा लग रहा है वुड लग रहा है, कुड लग रहा है, तो ये क्या है, एक इमेजिनरी कंडीशन है। इफ ही वर अ डॉक्टर, अब देखिए ही तो सिंगुलर है, फिर भी वर लगा। इफ ही वर अ डॉक्टर ही कुड ट्रीट मी, अगर वह डॉक्टर होता, अब डॉक्टर की पढ़ाई महीनों सालों चलती है भाई साहब, ऐसे कुछ नहीं, दोस्त को थोड़ी बोल रहे हैं, ही कुड ट्रीट मी। अब चलते हैं दोस्तों हमारी नेक्स्ट स्लाइड पे। इम्पॉसिबल, असंभव शर्तों की बात होगी अब, और उनमें क्या आ रहा है, चलिए देख लेते हैं। refers to conditions in the past that were not met, now it is impossible to change। अच्छा एक बात बताऊं, ये मेरा फेवरेट मतलब स्लैंग मुहावरा आप समझ लीजिए, कुड हैव बीन, क्या हो सकता था, उसमें जीना बंद कर दो। सबसे कहना चाहिए सबसे मनहूस, सबसे
बेकार जगह है रहने के लिए, कुड हैव बीन क्या हो सकता था, उसमें जीवन नहीं जीना है। तो यहां पे क्या है, ये उसी की बात करता है, ठीक है। तो यहां पे क्या लिखा है, इफ क्लॉज, क्या इफ क्लॉज रहेगा आपका पास्ट परफेक्ट में, हेड प्लस V3, पास्ट परफेक्ट हेड प्लस, बात करेंगे ये हो गया होता, मतलब ये अपने पुराने में बात करेंगे कि ये यार पास्ट में अगर ये हो गया होता, हेड प्लस मतलब परफेक्ट टेंस, जो कोई चीज हो जाती है उसके बाद परफेक्ट बोलते हैं, पास्ट परफेक्ट, तो भाई साहब ये हो जाता, ठीक है। तो अब देखना, इसमें एग्जांपल से समझ लेते हैं। इफ यू हैड थ्रोन द स्टोन द मिरर वुड हैव ब्रोकन, अगर तुमने पत्थर फेंक दिया होता तो भाई साहब कांच टूट जाता, ठीक है। इफ ही हैड नॉट वर्कड हार्ड ही वुड हैव फेल्ड, अगर उसने बहुत मेहनत नहीं की होती, कर चुका है ना, मतलब वो कर चुकी, वो चीज हो चुकी है, ही वुड हैव, वो फेल हो जाता। इफ राहुल हैड बीन एट द स्टेशन ही वुड हैव सीन, अगर राहुल स्टेशन पे होता, इम्प्रोव मतलब, तो वो तुम्हें देख लेता, मतलब जो नहीं हुई है, ठीक है ना। तो वही उन शर्तों की बात हुई, इम्पॉसिबल है अब, क्योंकि वो चीज गुजर चुकी, तो अब वो चीज उस पर कुछ आपका हाथ ही नहीं है। अब कुछ कर लेते हैं प्रैक्टिस और एग्जाम टिप्स की बात। तो सबसे पहले तो भाई साहब ये सिंपल सी क्विक समरी टेबल है, ज्यादा समय जाया करने की जरूरत नहीं है। इसको अंतिम अगर आप नेक्स्ट टाइम यूज करो, वैसे तो स्लाइड भी बहुत कम ही है, आप उनमें भी कर सकते हो, लेकिन फिर भी एक क्विक समरी टेबल है आपके लिए। उसके अलावा बोर्ड एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चन हम यहां से करेंगे। इफ द स्टूडेंट डैश 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 अनॉइज द टीचर विल पनिश, अच्छा कुछ देख लो, आप लिख लो, सरल सा है, जल्दी जल्दी लिख लो आंसर, 4 है, पॉज करके लिख लो, फिर मैं इनके आंसर्स बताता हूं एक साथ, ठीक है, हो गया। अब देखिए भाई साहब, बिल और शेल लगा हुआ है, बिल और शेल लगा हुआ है, तो यहाँ तो कुछ चेंज करेंगे ही नहीं, पता ही है अपन को, सिंपल। इफ आई डैश डैश अ लीडर ही वुड फाइट इलेक्शन, इफ आई बी अ लीडर ही वुड फाइट इलेक्शन, चलिए इसका बताइए। तो वही नेतागिरी वाली बात जो मैंने आपको बताई थी, इसका क्या बन जाएगा, वर बन जाएगा, बढ़िया, ये भी आपने कर लिया। इफ विमला डैश 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 टेकन हिज मेडिसिन शी वुड नॉट हैव डाइड, इफ विमला हैड टेकन, इफ विमला हैड टेकन, बिल्कुल सही बच्चों, मैंने बोल दिया था, वैसे इसका मैं आपको पॉइंट नहीं दूंगा। इफ इट डैश 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 नॉट डार्क वी वुड हैव प्लेड फुटबॉल, इफ इट, अब चलिए ये बता दीजिए। इफ इट हैड नॉट बीन, वैसे ज्यादा कठिन तो नहीं था, देखिए आपको ऑलरेडी स्ट्रक्चर पता ही है, जैसे ये वाला है अपना पता ही, अपन को इमेजिनरी है, ठीक है, ये इम्पॉसिबल है, क्या लिखा है, वुड, अच्छा नहीं, ये वाला वुड हैव जो अपना लिखा हुआ, वुड हैव है नहीं, ये अपना क्या है, इम्पॉसिबल। तो अपन ने लगभग यहाँ पे सब कुछ सॉल्व कर लिया। तो अब चलते हैं हमारी क्या नेक्स्ट स्लाइड पे, जो कि बस आपके क्या है, आंसर्स हैं, ठीक है। तो बच्चों हो गया, समझ आ गया, मुझे यकीन है अभी तक तो आपके दिमाग में एकदम चस्पा हो गया होगा, चिपक गए होंगे ये सब जो हमने यहाँ पे चीजें साथ में डिस्कस किए। पर दोस्तों ग्रामर का कोई इलाज नहीं है सिवा प्रैक्टिस के, प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस, और कोई इसका कोई सॉल्यूशन दे नहीं सकता। आप हजारों क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो, जैसे आप मैथ्स के लिए करते हो ना, तो वैल्यूज बदल बदल के, तो इसमें क्या आ जाए किसी को कुछ नहीं पता, बट हम क्या अच्छा कर सकते हैं, हम अपने बेसिक्स स्ट्रांग रख सकते हैं, और अगर हमने उन पे भाई साहब कंट्रोल पा लिया, तो आपके 8 मार्क्स को तो भाई साहब कोई हाथ नहीं लगा सकता, ना मैं हाथ लगा सकता हूं, ना आपका कोई टीचर हाथ लगा सकता है। तो बढ़िया एक नंबर तैयारी कीजिए, और ये जो कुछ दिन बचे हैं भाई साहब, इनमें फोड़ दीजिए, और मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में और अच्छी अच्छी बातें और अच्छे अच्छे एग्जाम्पल्स और बढ़िया आपकी पढ़ाई करवाने के लिए। तो चलिए, जय हिंद।